चलो स्टार्ट करते हैं। देखो आज जो हम लोग टॉपिक कर रहे हैं ना, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो देखो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दो अलग अलग टर्म होते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है चेंज इन रिलेशनशिप। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होगा, यू कैन से एडमिशन, रिटायरमेंट। मतलब बेसिकली अगर अपने बात करते हैं एडमिशन की, रिटायरमेंट की, डेथ की। तुम तो ऑनलाइन ज्वाइन किया था। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, या फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इन सब की अगर हम बात करें तो इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। दिस इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब चेंज इन रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स इज नोन एज द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है, अपने बिजनेस बंद कर दे रहे हैं, क्लोजिंग डाउन ऑफ द बिजनेस। क्लोजर ऑफ बिजनेस, बिजनेस को ही क्लोज कर देना इज द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। एंड सिर्फ रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत चेंज होना इज द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब क्वेश्चन इज तुमको क्या करना है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तुम लोग कर चुका है, तुम लोगों को समझना डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म को बंद करना है। तो फर्म को बंद करते समय कुछ कुछ चीजें ध्यान रखना। सबसे पहला पॉइंट आता, अगर हम लोग फर्म को बंद कर रही हैं तो इन सच अ सर्कमस्टांसेस तुमको करना क्या है, तुम्हारे पास एक बैलेंस शीट होनी चाहिए। यू मस्ट हैव अ बैलेंस शीट। हमारे पास लिस्ट ऑफ बैलेंसेस होने चाहिए, कितने एसेट्स है कितने लाइबिलिटीज है। वो कैसे मिलेगा, या तो ट्रायल बैलेंस दे दिया जाए, बट हम ट्रायल बैलेंस देंगे ही क्यों, हम अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस पे तो नॉमिनल अकाउंट भी रखेंगे। हम बैलेंस शीट चाहिए मेरे को, तो बैलेंस शीट या तो अवेलेबल है, अच्छी बात है, नहीं अवेलेबल है तो बनाना पड़ेगा, राइट। तो यहां पे सबसे पहले ध्यान रखना, नंबर 1, फाइंड आउट बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन करने के लिए तुमको सबसे पहले बैलेंस शीट फाइंड आउट करना है ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के डेट पे बैलेंस शीट तुम्हारे पास अगर है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बना लेना। पहला पॉइंट ये। इसके बाद तुमको क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट है, सबसे पहला काम, जितने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है सबको क्लोज कर देना। ट्रांसफर ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे। तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को जब रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, देखो यहां पे हम लोग जस्ट में समझेंगे चीजों को। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को जब तुम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे, तो एसेट्स को जब तुम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर रहे हो, जल्दी से आओ, एसेट्स को जब तुम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर रहे हो, तो इन सच केस ध्यान रखना एंट्री क्या होनी चाहिए, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। अगर तुम ट्रांसफर कर रहे हो तो क्या एंट्री पास करोगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स, ये एंट्री होनी चाहिए। अच्छा, अब साथ साथ लाइबिलिटीज को भी तो हम लोग क्लोज डाउन करेंगे ना। तो लाइबिलिटीज को जब तुम ट्रांसफर करोगे तो लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करते समय एंट्री क्या होनी चाहिए, तनिष बता। लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये दो एंट्री तो अपने पास कर दी, लेकिन ट्रांसफर करते समय कुछ कुछ चीजों पे ध्यान देना होगा। जो समझो, बेस बनाओ कि हम लोग को पता है ऐसा होना ही चाहिए। एसेट्स को जब तुम ट्रांसफर कर रहे हो तो एसेट्स में कुछ कुछ चीजें होती है जिसको ट्रांसफर नहीं किया जाता है। जैसे कैश एट बैंक दिया गया तो उसको क्या करेगा, बेसाबा तो वो रियलाइज थोड़ी हो सकता है, तो उसका अलग से अकाउंट बनेगा, तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर मत करना। एक पॉइंट हुआ। दूसरा, तुमको क्या मिल सकता है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट मिल सकता है। तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट का क्या करोगे, करंट अकाउंट अलग से नहीं बनाना है, उसको पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर देना। ये पॉइंट याद रखना, ये लिखवा नहीं रहा, याद रखना, ये बेसिक सा पार्ट है, कैपिटल का पार्ट है, ठीक है। और क्या मिल सकता है एसेट्स में, फिक्टिशियस एसेट्स मिल सकते हैं। तो फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है, लॉस होता है। लॉस किसी को बेच सकते हो क्या, नहीं, तो लॉस को कहां ट्रांसफर करेंगे भाई, जिसका उसको दे दो। तो किसका है लॉस, पार्टनर्स का, तो पार्टनर्स के कैपिटल में चार्ज कर दो जैसे हम लोग करते थे। गुडविल का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता है, ये ध्यान रखना।
मतलब गुडविल भी अगर तुमको बैलेंस शीट में दिखता है तो उसको पार्टनर्स के कैपिटल से राइट ऑफ मत करना, तो उसको कहां ट्रांसफर कर देना, रियलाइजेशन में ट्रांसफर। ठीक है, नॉर्मल एसेट्स की तरह। कंप्लीट हो गया ये पार्ट, एसेट साइड में यही सब रहेगा। अब कुछ कुछ चीजों को जिसको नहीं ट्रांसफर करना है वो बेसिक कंसेप्ट है, याद रखना। अब बात आती है लाइबिलिटीज को क्लोज करो, तो लाइबिलिटीज और एक चीज मिल सकता है एसेट साइड में, क्या मिल सकता है, पार्टनर्स का लोन। तो पार्टनर्स का लोन का क्या करेंगे, अगर पार्टनर्स का लोन एसेट्स में हो तो पार्टनर्स के लोन को कहां ट्रांसफर करोगे, तो पार्टनर्स के लोन को क्या रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। पार्टनर का लोन एसेट्स में है, इसका मतलब क्या हुआ, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, तो फर्म पार्टनर को लोन देगा ना तो उसके कैपिटल से रिकवर करेगा। ये एडमिशन में भी ऐसा ही होता था, रिटायरमेंट में भी ऐसा होता है, डेथ में भी ऐसा होता है, डिसोल्यूशन में भी ऐसा ही होता है। तो अपने क्या करेंगे, उसके कैपिटल में चार्ज कर देंगे। ठीक है, ये याद रखना। अब और लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड में क्या रहता है, लाइबिलिटी साइड में पार्टनर्स का कैपिटल रहता है, अकाउंट बना देना, पार्टनर्स करंट अकाउंट रहता है, उसको क्या करना, ट्रांसफर कर दो कि कैपिटल में। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होगा उसको क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। और उसके अलावा क्या क्या हो सकता है, उसके अलावा लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज को नॉर्मली ट्रांसफर कर देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट दिख सकता है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है उसको बेसिकली अपने क्या करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट को बैंक बैलेंस की तरह ही ट्रीट करें। ठीक है, उसको अलग से लाइबिलिटी मत मानना, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक का नेगेटिव बैलेंस होता है। क्लियर, ये सारा पॉइंट हो गया। अब एक बात आती है सर, कोई स्पेसिफिक रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व मतलब किसी एसेट से रिलेटेड कोई फंड बना हुआ है, उसका क्या करें। तो अगर किसी एसेट से रिलेटेड फंड बना हुआ है, उस एसेट से रिलेटेड कुछ भी चीजें तुम मतलब उस फंड से रिलेटेड कोई भी चीजें तुम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर रहे हो, जैसे तुमको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट भी तो दिख रहा होगा एसेट्स में, तो इन्वेस्टमेंट को तुम कहां ट्रांसफर कर रहे हो, रियलाइजेशन में। तो अगर किसी भी एसेट से रिलेटेड कोई प्रोविजन हो, फंड हो, उसको अगर तुम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो उस एसेट्स को, तो उस फंड को भी कहां ट्रांसफर करोगे, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे। डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, कोई सरप्लस कोई डेफिसिट नहीं देखना है। अगर एसेट ट्रांसफर हुआ रियलाइजेशन में तो उससे रिलेटेड फंड भी ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन में। क्लियर है, ये ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, कोई भी एसेट से रिलेटेड एसेट्स को ट्रांसफर करोगे रियलाइजेशन में तो करना ही है, तो उससे रिलेटेड कोई भी फंड होगा, कोई भी प्रोविजन होगा, वो भी कहां ट्रांसफर होगा, रियलाइजेशन में। अब इसमें एक पॉइंट और समझ लो रिगार्डिंग वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अगर तुमको दिखता है लाइबिलिटी में, दिख सकता है, क्या है, ये प्रॉफिट का पार्ट है। तो अगर तुमको दिखता है कि कोई क्लेम अराइज हुआ है, तो इन सच अ केस अगर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का कोई क्लेम रहता है, तो क्लेम को तो तुमको पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर क्लेम को पेमेंट कर रहे हो तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को भी कहां ट्रांसफर कर दोगे, रियलाइजेशन में। और अगर कोई क्लेम नहीं है, सिर्फ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, कहां ट्रांसफर करोगे, पार्टनर्स कैपिटल। याद रहेगा ये। अगर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से रिलेटेड कोई क्लेम है, तो इन सच अ केस वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व विदाउट चेकिंग की सरप्लस है कि डेफिसिट है, पूरा का पूरा पार्टनर ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा। और अगर क्लेम नहीं है तो इन सच अ केस वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा। याद रहेगा ये सारा पार्ट। ये हुआ रिगार्डिंग क्लोजर का, कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को क्लोज किया है। ठीक है ना, अब आओ क्लोज तो कर देंगे, क्लोज करने के बाद क्या करेंगे, रियलाइज भी तो करना होगा। रियलाइज करना है एसेट्स एंड एसेट्स को, लाइबिलिटीज को पे करना है, ये सारा काम करना होगा। क्लियर है ना, ये सारा पार्ट याद रहेगा। जिसको डाउट लग रहा है पॉइंट लिखते रहना। स्पेसिफिकली वर्कमैन रिजर्व कंपेंसेशन रिजर्व से रिलेटेड लिख सकता है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से रिलेटेड कोई क्लेम होगा तो रिजर्व रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा, अगर कोई क्लेम नहीं है तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा। और कोई भी एसेट से रिलेटेड प्रोविजन है तो एसेट्स अगर ट्रांसफर हो रहा है रियलाइजेशन में, वो होगा ही। तो एसेट्स अगर जनरली होगा, तो एसेट्स अगर ट्रांसफर हो रहा है रियलाइजेशन में, तो इन सच सर्कमस्टेंसेस उससे रिलेटेड फंड भी कहां जाएगा, रियलाइजेशन में। अब ये तो बात कर दी ट्रांसफर करने की, अब बात करते हैं रियलाइजेशन की। नेक्स्ट पॉइंट, टू रियलाइज एसेट्स। देखो एसेट्स रियलाइज करने का मतलब, और एक चीज ध्यान रखना, लाइबिलिटीज में एक और पार्ट हो सकता है, दैट इज व्हाट, पार्टनर का लोन। लाइबिलिटीज में भी तो पार्टनर का लोन हो सकता है। वो पार्टनर का लोन जो लाइबिलिटी में है, उसका हम लोग एडमिशन में भी क्या ट्रीटमेंट करते थे, रिटायरमेंट में भी क्या ट्रीटमेंट करते थे, सेपरेट अकाउंट बनाना है तो सेपरेट अकाउंट बनेगा, और उसको पे करोगे, उसको कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर। पार्टनर्स के लोन को रीपे करना पड़ेगा, मतलब पार्टनर्स लोन टू कैश या बैंक करके पेमेंट करना पड़ेगा, दैट शुड नॉट बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट अगर पार्टनर्स लोन एसेट्स में अपीयर कर रहा है तो वो सीधा पार्टनर्स के कैपिटल में ही ट्रांसफर होगा, ये ध्यान रखना। अब एसेट्स रियलाइज करेंगे तो क्या एंट्री होनी चाहिए, एसेट्स रियलाइज करेंगे तो हमारी एंट्री होनी चाहिए कैश या बैंक
रियलाइज मतलब अल्टीमेटली तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन से एसेट चला गया, कोई लेके गया है, कैश देके गया या लेके चला गया, तो कैश देके गया तो कैश आ गया, बैंक में पैसा आया बैंक में आ गया, फिर पार्टनर लेके चला गया तो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल में चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर तुमको किसी एसेट्स के रियलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं बोला जाता है, नथिंग इज गिवन रिगार्डिंग रियलाइजेशन, सम साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा है कि ये एसेट्स रियलाइज हुआ कि नहीं हुआ, तो इसमें ये पॉइंट याद रखना। और पॉइंट क्या याद रखना है, तुमको देखना होगा कि ये एसेट्स टेंजिबल एसेट्स है प्लस इन्वेस्टमेंट है। देखो अगर बता दिया जाता है कि ये है तो वही करना है, ये एसेट्स ये डेटस इतना रियलाइज किया, ये फर्नीचर इतना रियलाइज किया, तब तो कुछ करना ही नहीं है। लेकिन इफ नथिंग इज गिवन रिगार्डिंग रियलाइजेशन, तो टेंजेबल एसेट्स है या इन्वेस्टमेंट है तो उसको किस वैल्यू पे रियलाइज करेंगे, बुक वैल्यू पे, तो इसको बुक वैल्यू पे रियलाइज कर लेना, रियलाइज एट बुक वैल्यू। एंड अगर हमारे पास इंटेंजेबल एसेट्स है, इंटेंजेबल एसेट्स है या प्रीपेड एक्सपेंसेस है या अक्रूड इनकम है, अनिस एक इंटेंजेबल एसेट्स का एग्जांपल दे दो, के अलावा ट्रेडमार्क्स, पेटेंट राइट्स, कॉपीराइट्स। तो अगर कोई इंटेंजेबल एसेट्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है या एक्रूड इनकम है, इनके रियलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं बोला गया तो तुम क्या करोगे, नील वैल्यू अज्यूम कर लोगे, मतलब कुछ नहीं रियलाइज हो रहा है, इनके लिए बताना पड़ेगा रियलाइज हो रहा है, राइट। और अदर एसेट्स के बारे में जैसे बोला जाए वही, ठीक है। ये याद रखना, ये एक पॉइंट याद रखना जरूरी है तुम लोगों को। अब अपने आ जाते हैं एसेट्स रियलाइज होगा तो यही एंट्री है और कुछ नहीं है, एंट्री कर देंगे, और अदरवाइज एसेट्स रियलाइज नहीं हो रहा तो इस चीज को ध्यान रख लेंगे, अकॉर्डिंगली पुट कर देंगे। अब अपने आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लाइबिलिटी को पे करना है, टू रीपे लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज को जब रीपे करोगे तो एंट्री क्या होनी चाहिए, लाइबिलिटीज को रीपे करने के लिए एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक या कैश, कैश बैंक तो एक ही बात है। पार्टनर अगर लेके चला गया, एज्यूम कर लिया, तो क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल। करंट अकाउंट में के थ्रू कोई ट्रीटमेंट नहीं है, करंट अकाउंट पूरा कैपिटल में ट्रांसफर होगा। अब इसके अलावा एक चीज ध्यान रखना, तुमको दिख रहा है कि पार्टनर्स के किसी रिलेटिव का लोन है, उसकी वाइफ का लोन है, उसके ब्रदर का लोन है, सिस्टर का लोन है, पेरेंट्स का लोन है, तो क्या करेंगे उसका, वो जो भी है, पार्टनर का अगर खुद का लोन नहीं है तो उसके अलावा किसी का भी लोन हो, वो क्या है, सेपरेट लाइबिलिटी है, तो उसको सेपरेट लाइबिलिटी की तरह ही ट्रीट करेंगे, लाइक क्रेडिटर्स को जैसे ट्रीट करते हैं। प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी की तरह ही ट्रीट होता है। तो ये तो अपने पे कर दिए लाइबिलिटीज को। अब लाइबिलिटी के पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है तो बुक वैल्यू पे करेंगे। तो यहां पे भी अगर नहीं दिया जाता है, नथिंग इज गिवन रिगार्डिंग पेमेंट, पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो क्या करेंगे, पे एट बुक वैल्यू। लाइबिलिटीज पेड ऑफ बाय नॉन कैश एसेट। तुम किसी लाइबिलिटी का पेमेंट नॉन कैश एसेट्स के फॉर्म में कर रहे हो, देखो एक चीज ध्यान रखना, जितने भी नॉन कैश एसेट्स होते हैं सारे रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है, जितनी भी लाइबिलिटीज होती है सारी ट्रांसफर हो जाती है रियलाइजेशन में। तो इन सच सर्कमस्टांसेस अगर किसी लाइबिलिटी का पेमेंट किसी नॉन कैश एसेट्स के फॉर्म में होता है तो उस समय बुक्स में कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि वो बेसिकली क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट ऐसा सर्कमस्टांसेस बन जाता है कि तुम नहीं रिकॉर्ड कर पाओगे।
बिकॉज यहाँ पे एंट्री हो जाती है रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, दैट इज वाई बुक्स में रिकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब इन सिंपल वर्ड्स तुम ध्यान रखना, इस सिचुएशन में इग्नोर कर देना उसको। कई बार तुम लोगों से टेक्निकली पूछना जाए तो पूछ सकता है वाई, क्यों नहीं रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज टेक्निकली हमारे बुक में जो एंट्री हो जाती है वो एंट्री बन जाती है रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, और दैट हम लोग एंट्री नहीं पास करते, पोस्टिंग नहीं होगा कुछ। तो ये ध्यान रखना, ये कंसेप्ट भी ध्यान रखना, क्योंकि पूछा जा सकता है। तो हम लोग सारे लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दिए। अब लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के अलावा क्या रहेगा, पार्टनर्स के लोन का पेमेंट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पार्ट एक और लिख ले रहे हैं, रीपेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। तो पार्टनर्स के लोन को कहीं भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, सिंपली उसका रीपेमेंट ही होगा, कैश में रीपेमेंट होगा। एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, कुछ भी कर देना, बट कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इससे रिलेटेड थोड़ा सा ट्रीटमेंट हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। देखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट होगा ना, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, नॉर्मल कंसेप्ट है, नॉर्मल अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या बोलता है, जिसका एक्सपेंडिचर वो उसी के बुक में डेबिट होगा। मतलब अगर मैं एक्सपेंडिचर बेयर कर रहा हूं तो एक्सपेंडिचर मेरे बुक में डेबिट होगा। अगर एक्सपेंडिचर मनीषा बियर कर रही है तो एक्सपेंडिचर मनीषा के बुक में डेबिट होगा। पेमेंट कोई भी करे, माइट भी हो सकता है, सपोज को एक्सपेंसेस मनीषा का है, पे हम कर रहे हैं, तो मनीषा के बुक में क्या एंट्री होनी चाहिए, कंसेप्ट समझ लो। एक्सपेंडिचर मनीषा का है, पे हम कर रहा है, तो मनीषा के बुक में क्या एंट्री करेंगे, एक्सपेंडिचर तो मनीषा का ही है ना, तो उसके बुक में एंट्री होगा एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिटेड टू, ये पे नहीं की है, तो ये इसको पे करना है, लेकिन किसको, हम पे कर दिया ना उसके बिहाफ में, तो इसके लिए हम क्या बन गया, क्रेडिटर। तो मनीषा के बुक में एंट्री हो जाएगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू राजेश सर, और हम अपने बुक में क्या एंट्री पास करेगा, मेरा एक्सपेंडिचर तो है नहीं, तो हम एक्सपेंडिचर को डेबिट कर नहीं सकता है, तो हम किसको डेबिट करेंगे, हम मेरे पास से पैसा गया है टू कैश या बैंक, बट हमको लेना किससे है, मनीषा से, तो मनीषा को डेबिट कर देगा। तो ये अकाउंटिंग का नॉर्मल कंसेप्ट होता है। तो यहां पे बेसिकली रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में तुम लोग मेरे को एंट्री बताना, अगर सपोज को लो एक हम सिचुएशन देता है एक्सपेंसेस पेड एंड बोर्न बाय फर्म, चार सिचुएशन यहां पे बन सकती है। यहां पे एक्सपेंडिचर्स पेड भी कौन किया है, फर्म ही पे किया है, फर्म ही बियर कर रहा है, तो यहां पे इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, तनिष्क बताओ। चलो कोई बात नहीं, राशि से पूछ, राशि तुम बता। एक्सपेंसेस पेड एंड बोर्न बाय फर्म, फर्म ही पे कर रहा है, फर्म ही बियर कर रहा है, एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू कैश या बैंक। तो यहां पे अपने सिंपली एंट्री लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक या कैश, वॉट एवर जो भी सिचुएशन हो। अब अपने आ जाओ नेक्स्ट, एक्सपेंसेस पेड एंड बोर्न बाय पार्टनर। चल गौरव तुम बता इसका क्या एंट्री होना चाहिए, एक्सपेंसेस पेड एंड बोर्न बाय पार्टनर, पे भी पार्टनर कर रहा है, बियर भी पार्टनर कर रहा है, और हम लोग अकाउंटिंग फर्म के बुक में करते हैं, किसी पार्टनर के बुक में नहीं करते हैं, क्या एंट्री करें, कैपिटल टू कैश। आदित्य तुम बता, कैश या बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल, ओके। तुम बता नितिका, कोई एंट्री नहीं होगा। काव्या, हंसिका, कोई एंट्री नहीं होगा, कोई एंट्री नहीं होगा। अरे पार्टनर पे कर रहा है, पार्टनर ही बियर कर रहा है, तो यहाँ फर्म के बुक में क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, नो एंट्री। भाई गर्मी नहीं लग रहा है, इधर आके बैठो सामने। नेक्स्ट आओ, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म बोर्न बाय पार्टनर। एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म बोर्न बाय पार्टनर, पे फर्म कर रहा है, बियर पार्टनर कर रहा है, तो इसका आंसर यस तुम बता, पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक, पार्टनर को बियर करना है, यानी अल्टीमेटली उसके कैपिटल में चार्ज करेंगे, फर्म से कैश आउट हो रहा है, तो यहां पे अपनी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड
टू कैश या बैंक। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, बट बेयर कौन कर रहा है? फर्म। ये 4 सिचुएशन अराइज हो सकती है। और कमीशन से रिलेटेड ना कुछ आफ्टर चार्जिंग बेसिस कंसेप्ट भी आता है, वो अभी सम्स के थ्रू करेंगे, यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। आफ्टर चार्जिंग कंसेप्ट में होता क्या है ये तो सबको पता है ना। अगर 5% निकालने बोला तो अपने 5/105 करते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर बॉन्ड बाय फर्म, यहाँ पे क्या एंट्री होनी चाहिए? रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। ये एंट्री करने के बाद सारा ट्रीटमेंट अपना हो चुका रहेगा। बस एक पार्ट अब बचेगा कि रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ बैलेंस बच रहा होगा। रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी बैलेंस बच रहा होगा वो क्या होगा? इधर प्रॉफिट और लॉस, और वो प्रॉफिट और लॉस हम लोग कहां ट्रांसफर कर देंगे? पार्टनर्स के कैपिटल में। तो नेक्स्ट पार्ट इज बैलेंस इन रियलाइजेशन अकाउंट। प्रॉफिट या लॉस कुछ होगा। प्रॉफिट होता है मतलब क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, मींस प्रॉफिट। और डेबिट बैलेंस बच रहा है, डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट ज्यादा है, मींस लॉस। तो हम लोग अल्टीमेटली क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे? यहां पे रियलाइजेशन का डेबिट बैलेंस है, मतलब एंट्री क्या हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। और अगर ये रियलाइजेशन का क्रेडिट बैलेंस है तो क्या करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हो, प्रॉफिट मतलब पार्टनर्स को देना है, मतलब कैपिटल क्रेडिट करेंगे। लॉस मतलब पार्टनर्स को चार्ज करना है, मतलब कैपिटल डेबिट करेंगे। तो ये करने के बाद फाइनल पार्ट क्या होगा? अगर कैपिटल में कुछ भी बैलेंस बचता है तो वो, सॉरी हाँ, कैपिटल में जो भी बैलेंस बचता है उसको क्या करेंगे? पे ऑफ कर देंगे। या अगर कुछ बैलेंस जो भी बैंक से एडजस्ट कर देंगे, हो सकता है किसी पार्टनर को लाना पड़े, ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि पे ऑफ ही होगा। तो बैलेंस इन पार्टनर्स कैपिटल ट्रांसफर टू कैश या बैंक। जहां भी डिफरेंस है कैश या बैंक में ट्रांसफर कर देना। मोस्टली केस होगा कि हम लोग पे करेंगे, बट सिचुएशन हो सकता है किसी सिचुएशन में पार्टनर्स को लाना पड़े। अगर वो लाता है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल भी हो सकता है। और ऐसा करते ही तुम्हारा बैंक अकाउंट ऑटो टैलीड हो जाएगा, मतलब मैच कर जाएगा, और उसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली तुम राइट होगे। तो यही है डिसोल्यूशन का कंप्लीट प्रोसेस। अब हम लोगों को क्या करना है? सम्स में मूव ऑन करना है और कुछ नहीं। तो चलो सम में मूव करते हैं। गुडविल भी ट्रांसफर करते हैं। गुडविल को कुछ सब सारे एसेट ट्रांसफर कर देंगे। गुडविल का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, नॉर्मल रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। क्लेम नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और अगर क्लेम है तो उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। वो तो तुम इन्वेस्टमेंट को तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेगा ही। कोई भी एसेट्स को अगर रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर रहा है तो उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस होंगे, जो फंड होंगे, वो भी रियलाइजेशन में ही ट्रांसफर। कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस तुमको ट्रांसफर करना है ना तुम रियलाइजेशन में, तो उससे रिलेटेड फंड को भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है। सरप्लस डेफिसिट कुछ चेक नहीं करना। कौन सा लोन? मतलब नॉर्मल लोन, पार्टनर्स का लोन नहीं। अब वो तो नॉर्मल लाइबिलिटीज है, किसी का भी लोन हो। अगर पार्टनर का लोन है तो अलग अकाउंट बनेगा, बाद बाकी सबका अदर लाइबिलिटीज की तरह ट्रीटमेंट। ठीक है, कोई डाउट है किसी को भी? चलो सबसे पहले आओ तुम लोग 2024 के पेपर में पहले एमसीक्यू पे सॉल्व कर रहे हैं। ये बेसिकली तुम लोगों का आईएससी बोर्ड में 8 नंबर का डिसोल्यूशन फिक्स से पूछा जाएगा। सीबीएसई बोर्ड में वेरी करता है, 4 से 6 नंबर का पूछता है। ठीक है, जैसे अभी जो सीबीएसई का सैंपल पेपर दिया है उसमें 5 नंबर के लिए पूछा है। 2 मार्क्स एमसीक्यू एंड 3 मार्क्स एक तो पूछ लिया। तुम लोगों का फिक्स है आईएससी का कि 8 नंबर का ही पूछेंगे। 2 मार्क्स एमसीक्यू, 6 मार्क्स कंप्लीट क्वेश्चन। पहले अपने एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। एमसीक्यू देखो, जो ग्रीन कलर से हाईलाइट हम किया है ना, ये 2024 का पेपर है। पहले उसको एक बार अपने डिस्कस कर रहे हैं 2024 में। और एक चीज ध्यान रखना, हम तुम लोग को लास्ट क्लास भी बता रहा था, अगर फॉर्म डिसॉल्व होता है तो फॉर्म डिसॉल्व होता है तो 2 रीजन से डिसॉल्व हो सकता है। वन इज पार्टनर सॉल्वेंट है, बट पार्टनर सब कंटिन्यू नहीं करना चाहता।
अनदर वन इज पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है, फर्म कंपल्सरी डिसॉल्व होता है। ध्यान रखना, पार्टनर जब इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो हो सकता है कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो सकता है सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट, तो फर्म कंपल्सरी डिसॉल्व होता है इंसॉल्वेंसी के केस में। ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन एग्जाम में माइट भी एमसीक्यू में पूछ ले। ध्यान रखना कि फर्म जब पार्टनर जब इंसॉल्वेंट होते हैं, फर्म कंपल्सरी डिसॉल्व होता है। और तुम लोग जो कर रहे हो सॉल्वेंट पार्टनर का कर रहे हो, सॉल्वेंट पार्टनर के केस में वॉलेंटरली डिसोल्यूशन होता है, तुम अपने मन से डिसॉल्व कर रहे हो, करना नहीं चाहते हो इसीलिए। और जब पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं तो वो कंपल्सरी डिसोल्यूशन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है, जब फर्म डिसॉल्व होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो पैसा आ रहा है उससे पेमेंट किया जाता है ना, तो रिपेमेंट करते समय हम लोगों का एक प्रायोरिटी रहता है। व्हाट इज दैट प्रायोरिटी, ये ध्यान रखना। प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट होता है, और प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट क्या होता है, सबसे पहले तुम किसका पेमेंट करोगे, रियलाइजेशन एक्सपेंस। उसके बाद तुम किसका पेमेंट करोगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का। प्रेफरेंशियल मतलब बेसिकली गवर्नमेंट ड्यूज हो गया, किसी लेबर का मतलब बेसिकली वर्कर का पेमेंट हो गया, उसको पहले करना है। ठीक है, तो पहला पेमेंट क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। दूसरा पेमेंट क्या है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, दैट इंक्लूड्स क्रेडिट मतलब गवर्नमेंट पेमेंट्स, या फिर सपोज करो किसी लेबर का पेमेंट एटसेट्रा। इसके बाद किसका पेमेंट होगा, इसके बाद अदर लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का पेमेंट होगा, देन पार्टनर्स लोन का पेमेंट होगा, देयर आफ्टर पार्टनर्स कैपिटल का पेमेंट। फिर भी कुछ बच जाता है तो भाई पार्टनर्स का ही है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। फिर से सुन लो क्या करना है, पहला पेमेंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का, दूसरा पेमेंट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में कौन आ सकता है, गवर्नमेंट आएगा और गरीब इंसान आएगा जो फर्म से रिलेट करता है, मतलब वर्कर्स, वर्कर्स का वेजेस। तीसरा पेमेंट किसका होगा, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का। चौथा पेमेंट किसका होगा, चौथा पेमेंट हम लोग करेंगे वो बेसिकली किसका होगा, पार्टनर्स के लोन का। अब पार्टनर्स का लोन का पेमेंट करने के बाद पार्टनर्स कैपिटल का पेमेंट होगा। देयर आफ्टर अगर कुछ सरप्लस बच जाता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। क्लियर है, ये प्रोसेस है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, 2024 में पूछा हुआ भी है। देखो क्या पूछा है, इसको तुमको आंसर देना है। तुमको सारा जिस जैसा सीक्वेंस है उसमें जो जो मिले वो डेटा कंसीडर कर लेना, बट ऑर्डर फॉलो करना। पहला पेमेंट किसका होना चाहिए यहाँ पे, पहला पेमेंट हम लोग करेंगे फर्म के डेट का। दूसरा पेमेंट किसका होना चाहिए, पार्टनर्स के लोन का। तीसरा पेमेंट पार्टनर्स के कैपिटल का। चौथा सरप्लस। ये सीक्वेंस फॉलो होगा, 1 2 3 4। अरेंज करो कहां पे फिट हो रहा है, डी। तो आंसर इज डी। ठीक है, अच्छा, वैसे ये क्वेश्चन डिसोल्यूशन का नहीं है, फिर भी हम सेलेक्ट कर लिए। हाँ, देखो क्या बोला है, असर्शन में दे रहा है रिवोल्यूशन अकाउंट इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, दिस इज रॉन्ग। रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। नेक्स्ट क्या बोला, रीजन क्या दिया है, रिवोल्यूशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू डिटरमाइन द नेट गेन या लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, ये भी गलत है। रिवोल्यूशन अकाउंट तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के वैल्यू में जो चेंज होता है मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली उसको रिकॉर्ड करता है, उससे रिलेटेड गेन या लॉस लेता है, यानी दोनों ही गलत है। तो यानी मेरा ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ पे, सी। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ये डिसोल्यूशन का पार्ट है, 6 नंबर। देखो क्या पूछा है, खाली रियलाइजेशन की एंट्री पास करनी है। रियलाइजेशन की एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, डेटस वर्ड यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अमाउंट कैलकुलेट करना है तुमको, जल्दी से अमाउंट कैलकुलेट करके बताओ। हम एक बार ट्रीटमेंट बता दे रहे हैं, तुम्हारा फर्म, तुमको उससे पैसा लेना था 30 जून 2023 को। सिंस फर्म डिसॉल्व हो गया 31 मार्च को, तो वो बंदा तुमको 31 मार्च को पैसा दे दिया। तो वो जब 31 मार्च को पैसा दिया तो 3 महीने पहले पैसा दिया है, तो 3 महीने पहले पैसा दिया है तो 3 महीने का डिस्काउंट लेगा वो। तो इन सच केस देखो यहाँ पे 4% डिस्काउंट रेट भी मेंशन कर दिया है, पर एनम बेसिस पे है। तो इसका मतलब उसको 4% की रेट पे डिस्काउंट दे दो। अमाउंट कितना था, 30,000। 30,000 में 4% फॉर 3 मंथ्स कैलकुलेट कर लो, ये कितना आ रहा है, 300। 300, तो इसका मतलब वो तुमको कितना पेमेंट देगा, 30,000 माइनस 300 मतलब 29,700। एंट्री क्या हो जाना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन 29,700। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा। पहले एक बार हम लोग 1 मार्क क्वेश्चन कर रहे हैं, एक बार 25 में आ रहा है। ईयर 25 में देखो दो क्वेश्चन तुमको साथ में दिया गया है, नंबर 7 एंड नंबर 8। एक बार अपने आप ट्राई करो जल्दी से सॉल्व करने का। जो ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है वही वाला पोर्शन।
अरे देख लो, यहाँ पे अपने को 42,000 का अमाउंट है। इस 42,000 के अमाउंट में हम लोग ये पे करना था 31 जुलाई को और पे किया जा रहा है 31 मार्च को। देयर इज अ गैप ऑफ 4 मंथ्स, तो 4 मंथ्स का रिबेट मिलना चाहिए। एंड रेट पूछ रहा है, तो अगर हम लोग यहाँ पे रेट कैलकुलेट करने जाए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अमाउंट है 42,000 जिसके ऊपर एक्स रेट अप्लाई करना है, x/100। तो इसको तुम x/100 को तुम चाहो तो और वो उस तरह लिख लो ना, x/100 मतलब क्या हो, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, 0.0x लिख सकते हैं। इनटू कितने पीरियड के लिए चाहिए, 4 मंथ्स के लिए, तो 4/12 को अपने क्या लिख सकते हैं, 0.25, उसको भी 0.25 लिख देते हैं। इक्वल टू कितना अमाउंट आ रहा है, 350। बस इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करते तो तुमको रेट मिल जाएगा। 4%, 4% आ रहा है, 2.5% आ रहा है, 2.5% ही आ रहा है ना, ठीक, 2.5%। अब इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वाला पार्ट देखो तो क्या है, सिंपल जर्नल एंट्री है, सॉल्व नहीं करना है, जिससे पूछा जाए आंसर दे देना। आईएससी के लिए फिक्स 8 नंबर है डिसोल्यूशन, सीबीएसई में 4 से 6 नंबर। ये आंसर हम लोगों को यस जसवाल दे रहा है। यस जसवाल जल्दी से आंसर दो, इसके लिए तुमको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ एंट्री बताना है। So, deferred revenue expenditure account debit to partners capital is ओके, एंट्री होगा Sanjay's capital account. टू मितालिस कैपिटल, हाँ इन विच रेशियो, जो इक्वल रेशियो में बांटेंगे, इक्वल रेशियो में ज्यादा बांटेंगे, नहीं। ठीक है ना, इक्वली बांटेंगे। एंट्री होगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स अकाउंट डेबिटेड टू संजयस कैपिटल टू मितालिस कैपिटल। वैसे तनिष्क कुछ और बोलना चाह रहा है, एकदम गलत बोला, तुम बताओ क्या कर दे, सच में। सुनो, ये यहाँ पे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब लॉस है, और लॉस है मतलब क्या होगा, पार्टनर्स के कैपिटल में चार्ज होगा। एंट्री हो जाएगा संजयस कैपिटल डेबिट मितालिस कैपिटल डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आया, यस करवा दिए थे, ठीक है। चलो अब जल्दी से इसमें आओ, आईएससी का स्पेसिमेन। ठीक है, ये गलती नहीं होता, वो गलती ठीक है, गलती हो गया, इसमें कुछ गलती करने लायक था नहीं। देखो क्या पूछ रहा है इसमें, आईएससी 26 का स्पेसिमेन है। क्वेश्चन तो सभी पढ़ लिया होगा, अब आंसर हम लोगों को सही होगा। चलो तनिष्क आंसर देगा, बोलो तनिष्क। कैलकुलेटर का तो काम ही नहीं है इसमें, तुम पहले 5th नंबर बताओ ना। ओके, मतलब ये जो बोलना चाह रहे हैं लोग, जो दूसरे पार्टनर्स लोग बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। तो अभी थोड़ा देर पहले हम समझाया क्यों, काव्या एक बार एक्सप्लेन करते हैं, लड़का सही बोल रहा है क्या, ये गलत बोल रहा है। पहले लोन का रीपे, पार्टनर्स के लोन का पेमेंट पार्टनर्स के कैपिटल के पहले होता है। अब तुम इसमें 1 मार्क क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल सकता है, समझ के रख लो, जरूरी नहीं है डालना क्योंकि तुम्हारे लिए वो रेलेवेंट नहीं है, लेकिन अगर तुम डाल देगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ये अकॉर्डिंग टू कि पहले पार्टनर्स का लोन पेड होता है, रीपेड होता है बिफोर पार्टनर्स कैपिटल, वो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 48 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली है। तो ये तुम अगर डाल देगा कि एज पर सेक्शन 48 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनर्स लोन मस्ट बी रीपेड बिफोर द पार्टनर्स कैपिटल, तो तुमको बस मार्क्स मिल ही जाएगा आराम से, तो तुम लोग डाल सकते हो। और नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम नॉर्मली लिखना तो भी 1 मार्क मिलना है पूरा। अब चलो जल्दी से 7th में आओ, क्या बोल रहे हैं।
बस एक जर्नल एंट्री पास करना है। गौरव क्या एंट्री होगा? गुड। प्रियाज लोन अकाउंट डेबिटेड 25,000 टू रियलाइजेशन 17,500, जो डिफरेंस होगा वो टू कैश या बैंक से पेड हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आओ। इसमें आओ, क्वेश्चन नंबर 9, सीबीएसई का स्पेसिमेन 2026। अच्छा, तुम तुम खुश मत हो, अभी हम ये नहीं बोला ही राइट है। काव्या तुम बता। 35। नितिका, इसका आंसर कुछ अलग है। 35 ये कि कुछ अलग है? 35 5 दो आंसर आ चुका है। 35 खुशी, 35 और तुम 35। बट यहाँ पे 35 नहीं होना चाहिए, 15 होना चाहिए। देखो जनरली क्या होता है, पार्टनर को असाइन किया गया कि तुमको डिसोल्यूशन प्रोसेस देखना है, जिसके लिए हम तुमको इतना रेमुनरेशन दे रहे हैं। इसका इंप्लाइड मीनिंग होता है कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होगा वो तुमको बेयर करना है। ठीक है, तो अब रियलाइजेशन एक्सपेंस जब तुमको बेयर करना है तो एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने का हुआ? 20,000 का। तुम्हें कोई इसका सोल्यूशन भी चेक कर, सोल्यूशन तो होगा। 35 ही ले रहा है तो ठीक है, तब तो अगर इसमें जैसे देखो साफ साफ नहीं बोला गया है, लेकिन नॉर्मल मीनिंग ये होता है, अगर हम तुमको पूरा प्रोसेस देखने के लिए अलाउ कर देता है कि तुमको देखना है, तो इसका मतलब ये होता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तुमको बेयर करना चाहिए। 35 ही। तो हम लोग उसी सिलेबस पैटर्न, मतलब जो बोर्ड का पैटर्न है उसी में मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे साफ साफ नहीं बोला है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तुमको बेयर करना है, तो जब साफ साफ नहीं बोला है तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म का ही है, फर्म ही बेयर करेगा। तो फर्म ही बियर करेगा, तो 20,000 तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो फर्म बियर करेगा, प्लस 15,000 जो है वो 15,000 उसको रेमुनरेशन दे रहे हैं, वो भी तो रियलाइजेशन में ही जाएगा, डिसोल्यूशन के खर्चा है। तो टोटल 20 प्लस 15 35 डेबिट होगा। नेक्स्ट आ जाओ। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, सम नंबर 15। जल्दी से तुमको रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस निकाल। टी फॉर्म में अकाउंट बना दो, जल्दी से सॉल्व कर दो। राइट है कि रॉन्ग है तुम बता दो। राइट है सबका? ठीक है, अब तनिष बोल दिया है कि सी होगा तो राइट है तुम लोग। तुम गलत थोड़ी करता है।
स्पेसिमेन का 6 मार्क क्वेश्चन डिसोल्यूशन का करना क्या है देख लो। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, कैलकुलेट द फाइनल सेटलमेंट विद द पार्टनर्स। तो फाइनल सेटलमेंट विद द पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू निकलेगा। मतलब इन सिंपल वर्ड्स रियलाइजेशन अकाउंट बना दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दो। चलो ये रहा सम, हम भी साथ में सॉल्व कर रहे हैं। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज क्लोज करते समय एडजस्टमेंट देखने का भी जरूरत नहीं है, क्लोज तो करना ही है सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को। एसेट सारा क्लोज कर दिया है। अब लाइबिलिटीज क्लोज करते हैं। लाइबिलिटीज में देखो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिया है, जस्ट नीचे चेक कर लो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो है उससे रिलेटेड कोई क्लेम है क्या? नहीं है। तो क्लेम नहीं है तो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 15,000 5:3:2 में कितना कितना होगा डिस्ट्रीब्यूशन में? 8,500 7,500 देख लेना, गलत नहीं कर रहे हैं लड़का। 3,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर किए ना, रिजर्व भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ₹22,000। ट्रेड क्रेडिटर्स रियलाइजेशन में क्लोज कर देंगे 28,000। हिमाज लोन, हिमाज पार्टनर है तो उसके लोन को ना तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है ना पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करना है, डायरेक्ट पेमेंट होगा। हिमाज लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो ना तो मेरे को बैंक अकाउंट बनाने बोला है, कुछ बनाने बोला है, तो हम लोग छोड़ देंगे इसको। अच्छा, अब इसके बाद नीचे एडजस्टमेंट में आ जाओ, क्या क्या है। स्टॉक को जोया ले रही है कितना पे? 75% ऑफ द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मेरे को दिख रहा है 25,000। 25,000 का 75% 18,750 पे लेके जा रही है। तो अपनी एंट्री क्या हो जाएगी, बाई जोयास कैपिटल स्टॉक टेकन ओवर 18,750, जिसको हम लोग तुरंत उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। टू रियलाइजेशन स्टॉक टेकन ओवर 18,750। 6 मार्क्स क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा टाइम मत देना, और 6 नंबर से ज्यादा नहीं पूछने वाला है। तो बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता है, अपने इनिशियल क्लासेस में बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी किया वैसा पूछता नहीं है। हाँ, उसमें से कोई एक एडजस्टमेंट निकाल के दे सकता है। तो अब इसमें देखो क्या दिया हुआ है, सम ट्रेड क्रेडिटर्स टुक ओवर फर्नीचर एट अ रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ 18,000 एंड द बैलेंस क्रेडिटर्स वेयर पेड बाय चेक। तो यहाँ पे ध्यान दो, ट्रेड क्रेडिटर्स मेरे पास कितने का था, 28,000 का, जिसमें से कुछ क्रेडिटर्स 18,000 की वैल्यू पे फर्नीचर को ले लिया। तो अल्टीमेटली रिमेनिंग क्रेडिटर्स कितने का बचा, 10,000 का। तो ये जो 18,000 का फर्नीचर लिया जो क्रेडिटर्स, उससे रिलेटेड तो एंट्री नहीं होगी, क्योंकि क्रेडिटर्स पेड ऑफ इन द फॉर्म ऑफ नॉन कैश एसेट दैट इज फर्नीचर, आप उसकी एंट्री नहीं करोगे। तो जो बैलेंस 10,000 बचा उसको पे करेंगे, उसको पे कर देंगे किससे, बैंक से। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन टू बैंक। क्लियर है ना, सबको समझ में आ रहा है? तो रियलाइजेशन टू बैंक जब दिखाओगे तो रियलाइजेशन टू बैंक करते समय जो क्रेडिटर्स पेड ऑफ होगा उसका अमाउंट कितना होगा, 10,000। इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, प्लांट 10% लेस देन द बुक वैल्यू रियलाइज हुआ। तो प्लांट का वैल्यू 48,000 था, मतलब 90% रियलाइज हुआ है। 43,200 रियलाइज हुआ है, मतलब बाय बैंक प्लांट रियलाइज्ड 43,200। नेक्स्ट
बोल रहा है कि बुक वैल्यू एंड वन ऑफ द डेटर्स फ्रॉम होम 2,000 रुपए वेयर ड्यू कुड नॉट पे एनीथिंग। डेटर 17,000 का था, 2,000 नहीं मिलेगा, मतलब कितना मिलेगा? 15,000। तो 15,000 डेटर से रियलाइज कर लो, मतलब डेटर्स का डायरेक्ट रियलाइजेशन नहीं दिया रहे तो बैड डेट दे देगा, तो बैड डेट माइनस कर देना। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, क्या अवेलेबल है अपने पास? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को तुमको पे करना पड़ा है 7,500 पे, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को भी पे कर दो। टू बैंक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 7500। अब ढूंढो कोई ऐसा लाइबिलिटी है जिसको तुमको पे करना है। क्रेडिटर्स था जिसको तुम पे कर दिए, कोई ऐसा लाइबिलिटी नहीं है। एसेट्स में देखो किसको बुक वैल्यू पे कंसीडर करते हैं, टेंजिबल एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के रियलाइजेशन के बारे में सब में कुछ बोला है क्या? नहीं बोला। तो रियलाइज इट एट बुक वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू 25 नहीं 33,000 था, 33,000 रियलाइज कर लो। एंड उसके साथ साथ कौन सा टेंजिबल एसेट्स बचा हुआ है जिसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है? नहीं, ये प्लांट एंड फर्नीचर ही था। ठीक है, तो अब इसको रियलाइज करो। 33,000 एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट 33,000। अब करने के बाद तुम्हारे पास जो भी बैलेंस बचेगा वो प्रॉफिट या लॉस होगा। कोई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी नहीं है, कुछ नहीं है, सम कंप्लीट हो चुका है। अब देखो प्रॉफिट या लॉस क्या आ रहा है। इजी सम था वैसे। ओ स्टॉक देख लिखा है कुछ, सम पढ़। वो 75% वैल्यू पे लिया, तो जो वैल्यू दिया उसका 75% निकाल दे। कितने का टोटल? बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन या बाय पार्टनर्स कैपिटल भी लिख सकते हो, जिसमें तीनों पार्टनर्स में बांटना होगा HZNB। 2550 बोला, तो इसके 5:3:2 के रेशियो में बांट दो जो इनका प्रॉफिट 1275 510। इसको हम लोग इसके कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। लॉस 1275 765 एंड 510। तो तुम एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बना चुके हो। अब बोल रहा है कि पार्टनर्स से कितना एडजस्टमेंट हो रहा है वो देख लो, पूछा है। बोल रहा है कैलकुलेट द फाइनल सेटलमेंट विद द पार्टनर्स। पार्टनर्स के साथ फाइनल सेटलमेंट क्या हुआ? हम लोगों ने H को पे किया है, कितना पे किया है बता देना। Z को पे किया है और B से हमने अमाउंट रिसीव किया है, बस ये अमाउंट बता के सम छोड़ देना। H और Z को पेमेंट हुआ है, B से रियलाइज किए हैं। 2025 का क्वेश्चन है, नॉर्मल इंफॉर्मेशन देने के साथ। अब क्या हुआ देखो, क्वेश्चन ना एकदम सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला है। बैंक बैलेंस दिया नहीं है और तुमसे पूछा क्या पता है, बोला ये बताओ बैंक बैलेंस कितना था। क्वेश्चन मार्क दे दिया, यहां पे बोला द बैंक अकाउंट टू डिटरमाइन इट्स बैलेंस एट बैंक एज शोन इन द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 24। मतलब जो तुमको बैलेंस शीट दिया होगा डिसोल्यूशन के टाइम पे, उस समय बैंक बैलेंस कितना था वो तुमको बताना है। मतलब ओपनिंग बैलेंस निकालना है। बैंक अकाउंट बना देना, ओपनिंग बैलेंस नील रखना, मतलब बैलेंसिंग फिगर में ले लेना, हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करो जल्दी से। 2025 का क्वेश्चन नंबर 8, 6 मार्क्स। और हड़बड़ी में मत कर देना, बहुत सारा बच्चा देखेगा 20,000 डेबिट बैलेंस, वो ध्यान नहीं देगा, वो सीधा 20,000 क्रेडिट में लिख देगा। तो प्रॉपर टाइम लेके करना। अब आओ इसमें और क्या क्या दिया हुआ देख लो। अपने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि इन्फॉर्मेशन में तुम्हारे पास एटसेट्रा एटसेट्रा सब दिया हुआ है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रियलाइज हो चुका है और तुमको पता चला है देयर इज अ लॉस ऑफ ₹10,000। ऑलरेडी बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है। कोई क्लेम दिख रहा है क्या? है क्लेम, तो क्लेम है, इसका मतलब तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, नहीं ये मतलब रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाना चाहिए था, बट हुआ नहीं है। इसका मतलब तुमको क्या करना पड़ेगा, एक ऑलरेडी रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस दे चुका है, और प्रॉफिट या लॉस दे चुका है। द फर्म अपॉन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी सफर्ड अ लॉस ऑफ ₹10,000, मतलब तो दे चुका है ये। और ये देने का मतलब क्या हुआ, क्लेम का एडजस्टमेंट हो चुका है।
और क्लेम का एडजस्टमेंट होने के बाद भी तुमको रिजर्व अगर बैलेंस में दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बाई वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अमाउंट इज ₹12,000, जो रेशियो इक्वली बांटेंगे अपने। हमारे पास पीएल का क्रेडिट बैलेंस भी है, उसको भी बांट दो। जहां डाउट लगे वहां पूछते रहना। बैंक का बैलेंस दिया नहीं, हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब बोल रहा है कि लॉस हुआ था रियलाइजेशन में, तो टू रियलाइजेशन लॉस 10,000 का लॉस है, 5,000 करके पेमेंट हो जाएगा, मतलब ट्रांसफर कर देंगे। द अमाउंट पेड टू सेटल द लाइबिलिटीज एक्सीडेड द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स बाई ₹8,000। कहाँ पे दिखा देंगे, सिंपली लाइबिलिटी मतलब पेमेंट दिखा दो, क्या हो जाएगा, बाई नेट लाइबिलिटीज, या रियलाइजेशन लिखो ना, नेट लाइबिलिटीज भी क्यों, बाई रियलाइजेशन कितना पेमेंट हुआ है, 8,000। तुमको ये नहीं पता, तुमको हो सकता है सपोज कर लो 1,40,000 एसेट से रियलाइज हुआ और 1,48,000 पेमेंट हुआ, तो अल्टीमेटली बैंक से तो 8,000 ही एक्स्ट्रा गया ना, तो बस वो 8,000 दिखा दिए अपने। अब इसके बाद और क्या दे रहे हैं, ये पार्ट अपने रिकॉर्ड कर दिए। अब स्टॉक वर्थ ₹3,000 वेयर टेकन बाई फरहान, इसको कहां पोस्ट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में तो पोस्ट करेंगे ना, तो पार्टनर्स कैपिटल में पोस्ट कर दो। स्टॉक टेकन ओवर ₹3,000। इसके बाद नेक्स्ट, मिहिर डिस्चार्ज द बिल्स पेबल रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट ₹5,000 एट अ रिबेट ऑफ ₹500। मिहिर मतलब वन ऑफ द पार्टनर्स, ये बिल्स पेबल को डिस्चार्ज किया जो बुक्स में रिकॉर्डेड था 5,000 पे, एट अ रिबेट ऑफ 100। तो यहाँ पे क्या होगा, पार्टनर्स पे किया है ना लाइबिलिटी का, तो उसको तो पैसा देना पड़ेगा, बट कितना, जितना वो पेड किया है, मतलब 4,900। तो अपने यहाँ पे ट्रांसफर क्या कर देंगे, बाई रियलाइजेशन मिहिर के अकाउंट में 4,900 ट्रांसफर कर देंगे। देयर वॉज द वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम ऑफ ₹5,000 4,000, इसका क्या करेंगे, ये तुमको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ऊपर ऑलरेडी ये जो पेमेंट दिया है कि अपने लाइबिलिटीज का पेमेंट किया, तो लाइबिलिटीज में पेमेंट में जा चुका होगा, अलग से थोड़ी पेमेंट दिखाएंगे, ये तो ऊपर में साफ साफ बताया ना, लाइबिलिटीज एक्सीड हुआ है जो पेमेंट किया उसको, तो लाइबिलिटीज में तो ये भी तो क्लेम भी तो तुम्हारा लाइबिलिटी है, ये नो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, बट है तो लाइबिलिटी, तो इसका कुछ नहीं करना है, कंफ्यूज करने के लिए तुम कंसीडर करो और तुम्हारा मार्क्स कटे। ठीक है, तो अब सारा चीज हो चुका, कुछ नहीं बचा है। तो अब मेरे को क्या करना चाहिए, जब सब कंप्लीट हो चुका है, तो जो पार्टनर्स कैपिटल है उसमें क्या बैलेंस आ रहा है, उसको तुमको कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो तुमको ट्रांसफर करना पड़ेगा बैंक अकाउंट में। तो देखो पार्टनर्स कैपिटल से कहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है, किसका, मिहिर का, इसको पे कर रहे हैं ना अपने टू बैंक। फाइनल रिपेमेंट हुआ कितना, 68,900। अच्छा, और ये बंदा कुछ लेके आया होगा बाई बैंक, कितना लेके आया, 19,000। ठीक है, तो ट्रांसफर करो बैंक अकाउंट में, थोड़ा सा स्पेस रख के यहाँ पे ट्रांसफर कर दे रहे हैं टू फरहान्स कैपिटल होल। इसके बैंक में पैसा आएगा, मिहिर के, हाँ तो अपने तो मिहिर के अकाउंट में ट्रांसफर तो कर दिया हम, देख 4,900 ट्रांसफर। हाँ तो उसके अकाउंट में तो जा रहा है ना, क्रेडिट होगा ना उसके अकाउंट में, वो पे किया, एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू मिहिर कैपिटल। ठीक है, बोल, नहीं 4,000 में ट्रांसफर, बेसिकली क्या करते जो भी अमाउंट, वैसे नॉर्मल प्रोसेस यही बोलता है, लेकिन तुम जिन लोग का स्पेसिफिकली आईएससी बोर्ड में तो साफ साफ मेंशन किया गया है, अगर कोई भी लाइबिलिटी या कोई भी एसेट रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा, तो रियलाइजेशन में जब ट्रांसफर होगा तो उससे रिलेटेड रिजर्व जो है या फंड है वो भी रियलाइजेशन, विदाउट कंसीडरिंग एनी सरप्लस और डेफिसिट। यहाँ पे तो अपने को सरप्लस डेफिसिट देखना ही नहीं है। लेकिन वर्कमैन यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ टेक्निक, ये सब में तुमको दिया क्या है, देखो तुमको ये समझना पड़ेगा टेक्निकलिटी। हम रिजर्व का, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का बैलेंस दे रहे हैं और हम रियलाइजेशन क्लोज कर चुके हैं, तो रियलाइजेशन क्लोज कर चुके हैं तो क्लेम तो सेटल हो चुका होगा।
तो रियलाइजेशन क्लोज कर चुके हैं, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का अगर बैलेंस बच रहा है तो वो रियलाइजेशन में गया नहीं है, तो रियलाइजेशन में गया नहीं है तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो ये सब कंसेप्ट तुमको समझना पड़ेगा, और ये तभी समझ पाओगे जब सम्स करोगे, क्योंकि अदरवाइज नॉर्मल कंसेप्ट तो हम तुमको बोल दिया, अगर क्लेम है तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएगा, बट यहां तो तुमको बैलेंस में दिख रहा है। चलो क्या बोल, हाँ बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, नहीं बिल्स पेबल लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी पे किया पार्टनर, तो लाइबिलिटी जब क्लोज किया होगा तो तुम क्लोज क्या करेगा, रियलाइजेशन अकाउंट में बाई बिल्स पेबल किया होगा, और जब पे करेगा तो क्या करेगा, रियलाइजेशन टू बैंक, पार्टनर लेके जाएगा तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, पूछो ना, अपना अपना डाउट पूछते रहो तुम लोग, समझो चीजों को, कहीं भी कोई गलती नहीं हो। ये कर दिए सब, अब करने के बाद अपने देखो क्या बैलेंस बच रहा है अपना, ये बैंक में ट्रांसफर किए, बैंक टू फरहान्स कैपिटल 19,000, और मिहिर के कैपिटल का क्या करेंगे, बाई मिहिर्स कैपिटल, कितना पेमेंट हुआ है 68,900, और ये करने के बाद अब अपना कुछ बैलेंस बच रहा है, और ये तो सब तो कंप्लीट हो चुका है और कुछ नहीं बचा है, तो जो बैलेंस बच रहा है वो कहां आना चाहिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस शुड बी द बैलेंसिंग फिगर, 57,900 का ओपनिंग बैलेंस था जो तुम्हारे बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा हो। चलो देखो, हम सॉल्व नहीं कर रहे, पूरा पार्ट बता दे रहे, समझ लो। कैपिटल का बैलेंस तुम लोग दिखा दोगे, करंट अकाउंट को कैपिटल में ट्रांसफर कर देगा, ये तो कर ही लेगा सभी कोई। लोन बाय द फर्म टू शिव, फर्म को फर्म लोन दिया था शिव को, तो वो एसेट है फर्म के लिए, तो एसेट है तो शिव के कैपिटल में चार्ज कर देना, मतलब एंट्री क्या हो जाएगी, शिव्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शिव्स लोन 22,000। इसके बाद लॉस दिख रहा है पीएल अकाउंट का, तो उसको भी ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में टू पीएल अकाउंट, 4,500 इन 5:4 के रेशियो में किया है इतना। अब बोल रहा है कि लॉस ऑन रियलाइजेशन हुआ था, तो टू रियलाइजेशन 18,000 5:4 के रेशियो में बांट दिया है। उसके बाद बोल रहा है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन जो था 3,000 था, शिव को पे करना था, लेकिन अल्टीमेटली फर्म पे किया, तो एंट्री क्या हो जाएगा, शिव्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। अब इसके बाद आ जाओ, फर्म के पास एक फर्नीचर था 15,000 का, मतलब बुक वैल्यू 15,000 है, आदित्य उसको ले लिया 9,000 के वैल्यू पे, ठीक है, तो वैल्यू दे दिया, कुछ नहीं करना, तो एंट्री हो जाएगा आदित्य कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन 9,000। अब आता है ट्विस्ट, बोल रहा है शिव टू कवर द रिमेनिंग फर्नीचर एट 80% ऑफ द बुक वैल्यू। अब तुमको रिमेनिंग फर्नीचर निकालना पड़ेगा, तो एक चीज सोचो, आदित्य जो 9,000 में लिया था, वो 9,000 वैल्यू क्या था, वो जो भी वैल्यू था बुक में उसका 10% लेस वैल्यू था, मतलब 90% वैल्यू था। तो अगर तुम 100% वैल्यू में जाओ तो इस तरह का अमाउंट दिया, तुम तुरंत समझ जाएगा 10,000 वैल्यू था। ठीक है, ठीक है ना, 10,000 वैल्यू था, 10,000 वैल्यू के सामान में चला गया अगर, तो 15,000 में से 10,000 चला गया तो बचा कितना, 5,000। तो 5,000 के पार्ट को कौन ले लिया, शिव ले लिया, किस वैल्यू पे लिया, 80% पे, तो 5,000 का 80% कितना होगा, 4,000। तो 4,000 के वैल्यू पे शिव टेक ओवर किया फर्नीचर को, जिसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी, शिव्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन 4,000। ठीक है, यही किया तुम। तो देख यहां पे पहले तुम ये देख, फर्नीचर 15,000 का था, आदित्य ले लिया फर्नीचर 9,000 पे, तो एंट्री क्या किया होगा, एंट्री बता इसका, टू रियलाइजेशन 9,000, 9,000 पे लिया, लेकिन एक्चुअली उसकी वैल्यू क्या थी, बोल रहा जो भी लिया वो 10% लेस वैल्यू पे लिया, तो कोई भी चीज 100% वैल्यू पे रहता है, 10% लेस पे लोगे तो 90% पे लिया है। तो ये जो 9,000 है, इसको हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं कि 90% ऑफ द बुक वैल्यू, 90% ऑफ बुक वैल्यू इक्वल टू 9,000। तो अगर हम ऐसा बात करें तो बुक वैल्यू कितना था, जितने का फर्नीचर लिया गया, 9,000 डिवाइडेड बाय 90%, मतलब 10,000। 10,000 बुक वैल्यू का सामान वो 9,000 पे लेके गया, 1,000 रुपए का नुकसान हुआ, उसको हमको नहीं देखना है, उसका टेक केयर रियलाइजेशन कर लेगा, हमको देखना है 10,000 का लेके चला गया, तो बचा कितना मेरे पास, 5,000। 5,000 के फर्नीचर को वो कितना पे लेके गया, सिर्फ 80% वैल्यू पे, तो 5,000 का 80% कितना हो गया, 4,000। 4,000 पे लेके जा रहा है सिर्फ, एंट्री हो जाएगा सिर्फ कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन 4,000। तो देखो ये सब एडजस्टमेंट, हम क्या बोला, अपने जो सम्स करता है उसमें से एडजस्टमेंट ले सकता है, अपना रेगुलर क्लास के एक पार्ट में सम में सेम एडजस्टमेंट डाला हुआ है, ठीक है, तो वो एडजस्टमेंट वहां से उठ सकता है, बड़ा बड़ा सम्स नहीं पूछेगा, जितना बड़ा बड़ा सम्स हम करवाया है पहले, बट वहां से एडजस्टमेंट लिया जा सकता है।
और ये सब करने के बाद अब तो कंप्लीट हो चुका है, रियलाइजेशन में जो भी डिफरेंस बचेगा कि बैंक में ट्रांसफर कर दो। एक बार खाली मेरे को बता दो तो आदित्य के अकाउंट में कितना बैलेंस है, कितना 21,500 क्या पे किया आपने? अच्छा, और इसमें शिव में इसको भी पे किया है, वो पे किया है, मतलब ये रिसीव किया है फर्म रिसीव किया है शिव से 15,000 और आदित्य को पे किया गया 21,500। चेक कर लो। और देखो हम स्पीड करवा रहे हैं क्योंकि अपने को कंप्लीट करना है, लेकिन अगर किसी को भी कोई डाउट रहे तो अपना डाउट पूछ लेना बीच में, जहां भी डाउट लगे। अब इसमें आ जाओ जल्दी से, सीबीएसई का स्पेसिमेन सम नंबर 18 3 मार्क्स क्वेश्चन है, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। ये जो तुम लोग को अभी थोड़ा देर पहले सेक्शन 48 ऑफ द इंडियन का पार्टनरशिप एक्ट बोला था, वही डाल दिया। बोला किस ऑर्डर में पेमेंट होगा खाली वो बता दो विथ अमाउंट। 3 का मार्क्स। पार्टनर्स हेमंत एंड पंकज है, तो रूबीज लोन मतलब आउटसाइडर का लोन है। कोई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है? नहीं है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स नहीं है, तो हम लोग को लाइबिलिटीज को पे करना है। पहला किसका पेमेंट होगा? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज मतलब क्रेडिटर्स क्यों? रूबीज लोन कौन है? रूबी कोई पार्टनर थोड़ी है। तो अपने यहाँ पे पहला पेमेंट जो होगा किसका हो जाएगा? रूबीज लोन ₹50,000 एंड क्रेडिटर्स ₹1,00,000। अब यहां पे तुमको देखो छोटा सा ट्विस्ट डाल दिया है। अब ऑब्वियस अब आता है इनमें किसका पहले पेमेंट होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसका पहले पेमेंट। कोई सिक्योर्ड होता तो पहले उसका पेमेंट हो जाता है, ऐसा तो नहीं है कि रूबी का लोन सिक्योर्ड है, बोला नहीं है ऐसा। तो इसका मतलब इसको किस रेशियो में पेमेंट करेंगे? इन रेशियो ऑफ, जो इनका रेशियो है क्या दिख रहा है तुमको? 1:2। हम रूबीज लोन पहले लिखा है, तुम क्रेडिटर्स पहले लिख दो, तो 2:1 रेशियो लिख देना। हम जैसा लिखा उसके अकॉर्डिंगली 1:2 कर दिया। जो भी पैसा आएगा पहले हम लोग रूबीज लोन का पेमेंट करेंगे, मतलब रूबीज लोन एंड क्रेडिटर्स का पेमेंट करेंगे। किस रेशियो में पेमेंट करेंगे? जो उनके क्लेम का रेशियो होगा। इनके क्लेम का रेशियो क्या है? हम रूबीज लोन एंड क्रेडिटर्स बोले तो 1:2, तुम बोलेगा क्रेडिटर्स एंड रूबीज लोन तो तुम 2:1 बोल देना। इसके बाद किसका पेमेंट करेंगे? हेमंत लोन का जो 80,000 है। और तुम्हारे सिलेबस में इंसॉल्वेंट पार्टनर का पार्ट ही नहीं है, तो सॉल्वेंट पार्टनर है, पूरा पेमेंट होगा सबका। तो इसके बाद किसका पेमेंट करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल का। तो पार्टनर्स के कैपिटल का पेमेंट कर देंगे। अब पार्टनर्स का कैपिटल 1,60,000 और 1,40,000। फिर भी देखो सरप्लस बच रहेगा। सरप्लस कैसे पता चलेगा तुमको? कि अल्टीमेटली एसेट्स ऑफ द फर्म रियलाइज्ड एट इतना, बस इतना ही बोला है, यानी तुम्हारे पास इतना पैसा है पे करने के लिए। तो पे कर दिया पहले 1.5 लाख, फिर 80,000 पे कर दिया, फिर 3 लाख पे कर दिया, फिर सरप्लस बच रहा है, शायद बच रहा है ना। तो जो सरप्लस बचेगा उसको भी तो लिखना पड़ेगा तुमको कि जो सरप्लस बचा उसको किस रेशियो में पेमेंट करोगे। सरप्लस ऑफ रुपीज, जो भी अमाउंट बच रहा है वो किस रेशियो पे पेमेंट होगा? 3:2 में पेमेंट। हेमंत एंड पंकज को समझ में आया ये पार्ट? क्रेडिटर्स को प्रोमिसिंग, वो तो बिल्स पेबल के नाम से बुक्स में पहले से अपीयर रहेगा। हाँ, ऐसा हो सकता था कि ब्रैकेट में लिख देता, सपोज कर लो रूबीज लोन 50,000 सिक्योर्ड बाय फर्नीचर ऑफ ₹80,000 एंड फर्नीचर रियलाइज 20,000। वैसे ये सब देगा नहीं, लेकिन ठीक है फिर भी समझ के रख लो अगर दे दिया तो। बेसिकली क्या हुआ, सपोज कर लो रूबीज लोन 50,000 दिया है ना, इसमें तुमको बोलता रूबी का जो लोन है ना वो सिक्योर्ड है बाय फर्नीचर। फर्नीचर 80,000 का है, इन फर्नीचर रियलाइज का सिर्फ 20,000 रुपया। जो फर्नीचर से 20,000 रियलाइज हुआ उसको पूरा पेमेंट किसको कर देंगे? रूबी के लोन को। तो रूबी का लोन 50,000 था, 20,000 उसका पेड हो गया, अब कितना बचा? 30,000। अब 30,000 रूबी का लोन और क्रेडिटर्स कितने का? 1,00,000 का। तो मेरे को 30,000 और 1,00,000 को पे करेंगे, किस रेशियो में पे करेंगे? जो उनका रेशियो होगा 30,000 और 1,00,000 का रेशियो, उस रेशियो में पेमेंट करेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस हो सकता है।
अच्छा, अब आओ तुम लोग को देखो, एक हम क्वेश्चन सेंड किया था, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। डिसोल्यूशन का पीडीएफ नहीं, एक अलग से इमेज सेंड किया था, उस इमेज का देखो क्वेश्चन नंबर 2 पहले करते हैं, उसके बाद 1 में आएंगे। तुम लोग का सम नंबर 2 पढ़ लो उसका। पहले हम लोग 7B कर रहे हैं, और देख लो जर्नल एंट्रीज है, हम तुम लोगों से पूछने वाला है, जस्ट तुम लोगों को आंसर देना है। पढ़ लो, सबसे पहले नंबर 1 पूछेंगे, लेकिन पूछा क्या है इसको पढ़ लेना, ऐसा सब पूछा जा सकता है। सबसे पहले बोला है जर्नल एंट्रीज पास करो रेजोल्यूशन के केस में, जिसमें पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है, और जर्नल एंट्री जो पास करनी है वो इनिशियल एंट्री नहीं पास करनी है, बोला एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑलरेडी ट्रांसफर्ड है, लिख दिया है, और आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ ऑल एसेट्स एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करने की एंट्री नहीं बताना है। नंबर 1। पहली एंट्री हुई, एक पार्टनर लेके चला गया डेटर्स को, तो समर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन कितने में लिया, 1,17,200 पे, बट वो 1,20,000 का डेटर लिया, तो 4,200 का डेटर्स तो अभी भी बचा हुआ है, जो 4,200 का डेटर्स को तुम बेच दिया किसी को, कितने में बेचा, जो भी बुक वैल्यू था उसका 50% में, तो बुक वैल्यू 4,200 था, उसका 50% मतलब 2,100, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन 2,100। बैठो और कॉन्फिडेंस लेके आओ अपने आप में सम सॉल्व करते समय। नेक्स्ट, इसके बाद नंबर 2 पार्ट में क्या दिया हुआ है, अभी अभी जो तुम लोग किया था वही है, खाली अमाउंट चेंज कर दिया। एडवांस देखो, सबसे पहले भंवर सन्ड्री एसेट्स लिया 72,000 में, एंट्री होना चाहिए भंवर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, यही होगा ना, अमाउंट हो जाएगा 72,000, बट वो 72,000 में लेके गया है, उसका बुक वैल्यू जो था उससे 10% लेस वैल्यू पे, मतलब बुक वैल्यू अगर 100 रुपया था तो 10% लेस मतलब 90% पे लेके गया, 72,000 रिप्रेजेंट 90% ऑफ द बुक वैल्यू, इक्वल टू 72,000, देयरफॉर बुक वैल्यू कितना आ जाएगा, 80,000। वो 1,17,000 में से 80,000 का चीज ले जा चुका है, तो 1,17,000 माइनस 80, बचा हुआ वैल्यू इज 37,000। 37,000 को प्रताप 80% वैल्यू पे ले लिया, 29,600। एंट्री क्या होगा, प्रताप कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन 29,600। ठीक है, राशि समझ में आया ये, इसके पहले जो सम किया था एग्जैक्टली सेम चीज की है अपने। चलो नेक्स्ट आओ, इसके पहले वाला सम अच्छा सम है ये 6 मार्क में दिया जा सकता है, और 6 मार्क्स में देने से कुछ बच्चा गलती भी कर सकता है। इसको रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस, नहीं नहीं, ये तुमसे पर्टिकुलर खाली ट्रांजैक्शंस का एंट्री पूछा है, प्रॉफिट और लॉस के लिए तो सारा डिटेल्स देना होगा, वो कहाँ दिए, खाली 2 ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि हो तेरे को मिलेगा नहीं ना पूरा प्रॉफिट या लॉस। चलो नेक्स्ट आओ, सम नंबर 7A, ये अच्छा सम है, देखो हम लोग साथ साथ करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है। इसमें माइट भी तुम लोग को सिर्फ 6 मार्क्स के लिए, पूरा सम नहीं पूछे, तुमसे क्या पूछ लेगा पता है, इसको कमीशन जो दिया जा रहा है पवन को, वो कैलकुलेट करके दो, करना पूरा पड़ेगा, तब रफली करेगा, एक डिटेल में करना डिफरेंस हो जाता है ना। चलो हम लोग तो पूरा ही सम कर रहे हैं। और सारा अच्छा अच्छा सम तुम लोग को करवाया जा रहा है, स्पेसिमेन भी सॉल्व हो जा रहा है, पेपर्स भी सॉल्व हो जा रहा है। हम्म, तो तुम पढ़ा नहीं था ना। सौरभ, गौरव,
सम अच्छा मतलब सम इजी है, खाली जो उसका कमीशन का कैलकुलेशन है ना वही समझना है। देखो हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं ना, यहां पे बैलेंस शीट को क्लोज करते हैं, और बैलेंस शीट क्लोज करते समय सन्ड्री एसेट्स दिया हुआ है, टू सन्ड्री एसेट्स जिसका अमाउंट है 268,625। इसके बाद लाइबिलिटीज क्लोज कर देते हैं। कैपिटल का बैलेंस हम ऑलरेडी दिखा चुका है कैपिटल अकाउंट में, बाई क्रेडिटर्स 75,000। thereafter employees provident fund is also a liability by employees provident fund 7500। नेक्स्ट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, कोई क्लेम नहीं है तो हम लोग पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। देखो ट्रांसफर कर दिया पूरा। अब इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट पूरा क्लोज कर चुके हैं, अब इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ऊपर वाला पार्ट को ध्यान रखना, इसमें साफ साफ हम लोगों को बोला गया है कि देखो जो पवन है उसको हम लोग रियलाइजेशन का इंचार्ज बनाए हैं, और वो रियलाइज भी करेगा डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा, ठीक है। इस सर्विस के लिए उसको हम 1% कमीशन देंगे ऑन द वैल्यू ऑफ एसेट्स रियलाइज। ये तो सिंपल है, जो भी एसेट्स रियलाइज का 1% निकल जाएगा इजीली। इसके अलावा भी कुछ देंगे, कैश और बैंक रियलाइज नहीं होता तो अदर देन कैश एंड बैंक बोल दिया। इसके अलावा 10% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स मतलब जो फाइनल पेमेंट होगा सारे पार्टनर्स को, तीनों जन को मिला के, ये बैंक से ही मिलेगा, ठीक है। तो अब बेसिकली ये कैसे कैलकुलेट होगा, इसके लिए हम लोग अब पहले नॉर्मल इन्फॉर्मेशंस लेते हैं। नॉर्मल इन्फॉर्मेशंस क्या है, सन्ड्री एसेट्स रियलाइज 232,500, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, सन्ड्री एसेट्स रियलाइज्ड हुआ है बाय बैंक, सन्ड्री एसेट्स रियलाइज्ड कितना रियलाइज किया 232,500, ठीक है, जिसको हम लोग बैंक में भी ट्रांसफर कर दे रहे हैं। पहले बैंक का बैलेंस कुछ है ना, पहले से बैलेंस हमारे पास है 1375। फिर अपने आ जाएंगे टू रियलाइजेशन सन्ड्री एसेट्स 232,500। क्रेडिटर्स को हम लोग पूरा पेमेंट कर दिए हैं, तो क्रेडिटर्स को पूरा पेमेंट कर रहे हैं तो रियलाइजेशन टू बैंक, सम बहुत इजी है, सिर्फ वहीं पे आके थोड़ा सा ट्विस्ट डाला है। क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किए 75,000। ईपीएफ के पेमेंट के बारे में कुछ बोला है, बुक वैल्यू पे करना पड़ेगा, तो ईपीएफ को बुक वैल्यू पे कर देता है। इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड 7,500 जिसको बैंक अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं बाय रियलाइजेशन। क्रेडिटर्स 75,000, ईपीएफ 7500। अब इसके बाद क्या करना है, सब पेमेंट सब हो चुका है, ये कमीशन की बात रह गई है, तो ठीक है कमीशन की बात रह गई, तो अब हम लोग क्या करें, रियलाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस तो निकाल ही सकते हैं। तुम लोग बोलेगा सर कमीशन तो रियलाइजेशन में दिखाएंगे, ये क्या रियलाइजेशन में दिखाना है कमीशन कि नहीं, यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइनल पेमेंट पे अपने क्या करेंगे, उसको कमीशन देंगे, तो रियलाइजेशन में तो दिखाना पड़ेगा। तो रियलाइजेशन में दिखाने के लिए अभी अपने आ जाओ, फाइनल पेमेंट जब तुम करेगा तो फाइनल पेमेंट कितना होना चाहिए, एक बार यहाँ पे आओ, ये जो पैसा है तुम्हारे पास इतना पैसा आया, फाइनल पेमेंट पे करना है, और यहाँ पे कोई पार्टनर किसी पार्टनर को कमीशन नहीं दे रहा है, ये फर्म ही पे कर रहा है, तो तुमको एंट्री पास करनी पड़ेगी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, एंड फाइनल पेमेंट पार्टनर्स को कितना होना चाहिए, जो भी तुम्हारे पास बैंक बैलेंस होगा उतना ही तो पेड होगा, उससे ज्यादा तो पेड नहीं हो सकता है। तो तुम्हारे पास बैंक बैलेंस कितना बच रहा है, ये अमाउंट आया तुम्हारे पास,
इतना चला गया, राइट, इसमें से इतना चला गया ना, जो बचा ये है, ये जो बचा उसमें से भी तो तुम्हें एक कमीशन तो तुमको पहले से पता है। कौन सा कमीशन सोचो? जो 1% ऑफ द एसेट्स रियलाइज्ड है, एसेट्स रियलाइज्ड टू 32,500, उसका 1% तो पता ही है, वो भी तो देना पड़ेगा। तो अपने यहां पे एक बार रफली इसका कैलकुलेशंस कर रहे हैं। कमीशन टू पवन, मेरे पास पहले से बैंक बैलेंस कितने का था? हम लोग बैंक अकाउंट से भी निकाल सकते हैं, बट उसको बेकार में वो अकाउंट बनाने पूछा है ना, इसलिए वैसा प्रॉपर रख रहा है। बैंक बैलेंस मेरे पास कितना है? 1375 प्लस इसमें ऐड कर देंगे सन्ड्री एसेट से कितना रियलाइज्ड हुआ? 232,500। तो हमारे पास टोटल इतना अमाउंट है पे करने के लिए, 1375 प्लस 232,500, मतलब मेरे पास 233,875 का अमाउंट है, जिसमें से हम क्या क्या पे कर देंगे? क्या क्या पे कर देंगे? देखो, एक तुम क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है 75,000, एक तुम पेमेंट करेगा ईपीएफ का, दैट इज 7500, बस इतना ही तो पेमेंट है। बट एक पेमेंट और आ जाएगा, पवन्स कमीशन ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट, जो तुमको साफ साफ पता है 232,500 का 1%, ये कितना आ जा रहा है? 232,500 का 1%, 2325, 2325, इसको भी माइनस कर दो। ये जो अमाउंट बचा, अमाउंट पेएबल टू पार्टनर्स है बिफोर दैट 10% कमीशन, है ना? ये अमाउंट पेएबल टू पार्टनर है, लेकिन इसमें वो कमीशन 10% कमीशन तो तुम माइनस ही नहीं कर पाया, तुम सिर्फ 1% कमीशन माइनस किया है। क्यों नहीं माइनस कर पाया 10% कमीशन? क्योंकि वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, फाइनली पेमेंट होगा, उसके ऊपर निकालने बोला है। तो इसका मतलब ये 10% चार्ज करने के बाद जो अमाउंट आएगा वही फाइनल पेमेंट होगा। तो इसका मतलब हम जिस चीज को कैलकुलेट करने बोल रहे हैं उसको चार्ज करने बोल रहे हैं। जिस चीज को कैलकुलेट करने बोला जाए अगर उसी को चार्ज करने बोल दिया जाए तो आफ्टर चार्जिंग कंसेप्ट आ जाता है। तो यहां पे ये अमाउंट कितना आ रहा है ये बताओ तो? 149050, ठीक है। इसके ऊपर मेरे को निकाल देना देयरफॉर कमीशन ऑफ 10%, ये कितना होना चाहिए? 149050 इंटू 10% है ना, तो 10/110 दैट कम्स टू रुपीज 14,000, 13,550, ये निकला था। गुड। बट देख, तुम बताया नहीं ना तो कुछ नहीं किया। होता है क्या, हम एग्जाम में ऐसा ही मेरे को कैलकुलेट किए थे, लेकिन हम बाहर जाके बोल रहे हैं, क्लास वो पेपर में आंसर शीट में नहीं लिखे, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अच्छा, 13,550 हो गया। हम लोग को तो एक का टोटल कमीशन, पवन का टोटल कमीशन चाहिए, तो पवन का टोटल कमीशन कितना है? दिस प्लस दिस, टोटल ऐड कर देख, 5875 आ रहा होगा, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। मेरे को टोटल कमीशन कितना मिला? देयरफॉर टोटल कमीशन टू पवन। अच्छा समय ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। अच्छा, इसमें टोटल कमीशन टू पवन है ऑन assets realized is 2325 on amount distributed to partners, इसका अमाउंट है 13,550, इसको टोटल ऐड करो, दैट कम्स टू 15,875, और इसके लिए एंट्री क्या करना चाहिए? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। ये इतना, ये वैसे बड़ा सम हो गया, 6 मार्क्स के लिए नहीं है, 6 मार्क्स से ज्यादा के लिए, तो तुमको सिर्फ कमीशन रिलेटेड कैलकुलेशन दे सकते। तो यहां पे आ जाएगा 15,875, जिसको अपने पोस्ट कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पवन्स कैपिटल 15,875, एंड इसके बाद अब तुम लोग कर सकते हो। कितना प्रॉफिट लॉस क्या है? क्या प्रॉफिट की लॉस? लॉस
वाई पार्टनर्स कैपिटल सौरभ जी। टोटल कितना लॉस 52 और बांटेंगे कितना कितना अमाउंट? अब देख लो, ये अमाउंट सबको अपना कैलकुलेट कर लेना। उस समय था कि अमाउंट फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स। पार्टनर्स मतलब इंक्लूडिंग द जिसको कमीशन दिया जा रहा है वो पार्टनर भी आ गया। तो उसके लिए तुमको ये जो एक्सपेंसेस होता है, कमीशन होता है, वो रियलाइजेशन में दिखाना पड़ता है। तो पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस पे नहीं कैलकुलेट कर पाओ। ठीक है। अब इस समय देखो कमीशन वैसा ही कुछ है, लेकिन क्या है इसमें, देखो यहां पे बैलेंस शीट के जस्ट नीचे क्या लिखा, बी वॉज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट्स एंड पे द लायबिलिटी। उसको कमीशन दे रहे, ही वॉज एंटाइटल्ड टू रिसीव 10% कमीशन ऑन द अमाउंट फाइनली पेड टू अदर पार्टनर्स। वर्ड पे ध्यान देना, जो अमाउंट फाइनली अदर पार्टनर्स को पेड होगा हम उसके ऊपर कमीशन देंगे। तो अदर पार्टनर्स पे पेड पे कमीशन देना तब तो नॉर्मल चीज, हम रियलाइजेशन में दिखाएंगे ही नहीं। हम अदर पार्टनर्स को जो अमाउंट पेड होगा उस पर कमीशन देंगे, तो उन्हीं से लेके इसको कमीशन दे देंगे। तो सपोज कर लो यहाँ पे बी को कमीशन दिया जा रहा है, अदर पार्टनर्स कौन हो गए, ए एंड सी। तो हम इस अमाउंट को कैलकुलेट करते समय एंट्री क्या पास कर देंगे, एस कैपिटल डेबिटेड, सीज कैपिटल डेबिटेड टू बीस कैपिटल। मतलब इस कमीशन को रियलाइजेशन में दिखाने की जरूरत नहीं। अब उसके लिए तुमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, अमाउंट फाइनली पेड अदर पार्टनर्स को कितना होगा। और अदर पार्टनर्स बोला है बैंक से नहीं ले सकते हो, क्योंकि बैंक से लेगा तो सबका आ जाएगा, तो तुमको इसको पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू ही लेना पड़ेगा। तो अब इसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। और ये भी कौन से बेसिस पे होगा, आफ्टर चार्जिंग बेसिस है। क्योंकि यहां पे भी क्या बोला है, फाइनली अमाउंट पेड टू द अदर पार्टनर्स। तो अदर पार्टनर्स को जो फाइनल पेमेंट निकलेगा उसके कमीशन को माइनस करने के बाद ही निकलेगा। ऑब्वियस बात है, हम जो उसको कमीशन देंगे मतलब फाइनल पेमेंट करेंगे सारे पार्टनर्स को, वो एंट्री पास करने के बाद होगा ना, एस कैपिटल सीज कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो ए और सी के कैपिटल में अमाउंट चार्ज होने के बाद ही तो इसको कमीशन मिलेगा। तो इसका मतलब ये कौन सा कमीशन हो जाएगा, आफ्टर चार्जिंग बेसिस आ जाएगा। और आफ्टर चार्जिंग बेसिस मतलब अगेन क्या हो जाएगा, 10/110। तो और अदरवाइज इसमें तुम लोग सिंपली याद रख सकते हैं, ऐसा कंसेप्ट जब भी देगा ना, अमाउंट फाइनली पेड टू द अदर पार्टनर्स, तो आफ्टर चार्जिंग ही होगा। ठीक है, ये याद भी रख सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके लिए पूरा सम सॉल्व करना पड़ेगा। चलो जल्दी से सॉल्व करो। कौन सा, इसका कमीशन नहीं दिखा पाएगा, क्यों नहीं दिखा पाएगा, देख क्या हुआ, यहां पे बोल रहा है फाइनली पेमेंट टू द अदर पार्टनर्स पे कमीशन देना है। तो अदर पार्टनर्स पे कमीशन देना ही नहीं, अदर पार्टनर्स बेयर कर रहे हैं। तो अदर पार्टनर्स बेयर कर रहे हैं तो अदर पार्टनर्स के कैपिटल से चार्ज करके दे देंगे। और इसमें क्या होगा ना, तुमको कैलकुलेशंस करना है कैपिटल बैलेंस पे, क्योंकि तुम अमाउंट बैंक बैलेंस पे नहीं कर सकता। बैंक बैलेंस पे कब होता है, वो सारा पेमेंट आएगा सबका। तो यहाँ पे तो वो नहीं है, तो वहां पे नहीं है, तो ये तो कैपिटल से बैलेंस लेना पड़ेगा, और कैपिटल बैलेंस तो रियलाइजेशन के बिना आएगा ही नहीं। इसमें सब अकाउंट बनाना है, इतना बड़ा सम एग्जाम में नहीं पूछने वाला है, लेकिन ये छोटा सा एडजस्टमेंट दिया जा सकता है किसी भी तरीके से। और ये दो एडजस्टमेंट अच्छा एडजस्टमेंट है, जो अभी थोड़ी देर पहले सम किया, और ये सम बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि आईएससी टेक्निकल टेक्निकल चीज डाल रहा है, तो 100% डाल सकता है। घर में जाके फिर से समझना, कहीं डाउट लगेगा नोट डाउन करके रखना, फिर से पूछना मेरे से।
तुम लोग को जितना भी टेक्निकल चीज़ें पूछी जा सकती ना सब करवा दिया जा रहा है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। और ध्यान रखना, ये भी चीज़ ध्यान रखना, अच्छा अच्छा एडजस्टमेंट्स हर बच्चा नहीं कर पाता है, इसीलिए हर बच्चे का 98 99 100 भी नहीं आता। बट अगर तुम लोगों को करवाया जा रहा है तो घर में जाके रिवाइज करो और कोशिश करो ना कि आ जाए। ब्रेन को थोड़ा टेक्निकल बनाओ ना, जैसे लक्ष्य क्वेश्चन जो पूछ लेता है, वैसे तुम लोग ये सोचा करो ना, हम लोग क्यों नहीं पूछ पाते, नहीं सोच। चलो कैपिटल बैलेंस दिखा दिए। अब इसके बाद हम लोग बैंक बैलेंस भी दिखा दे रहे हैं। बैंक में 14,000 का बैलेंस है और ये दोनों कमीशन का कैलकुलेशन बहुत अच्छा है लेकिन एकदम डिफरेंट है। एक को कैपिटल बैलेंस पे ही निकालना पड़ेगा, एक को बैंक बैलेंस पे ही निकालना पड़ेगा। रीजन समझ के रखना। 14,000 इज अ बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस का क्या करे, उसको यहीं पे बैंक में ट्रांसफर कर दो। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट ₹1600। अब एसेट्स लाइबिलिटीज को क्लोज करना सबको आता है, चलो जल्दी से क्लोज करो। बुक डेट्स मतलब डेटर होता है 26,000। पीबीडीडी सेपरेटली क्लोज कर देंगे एज अ लाइबिलिटी बाय पीबीडीडी। एसेट्स हम सब क्लोज कर दिए। लाइबिलिटीज और ये दोनों कमीशन वाला कैलकुलेशंस अच्छे से देख के जाना एग्जाम्स के लिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्रेडिटर्स प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट क्या करे, एसेट को डाला है ना रियलाइजेशन में, इसको भी डालना है रियलाइजेशन में, तो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट ₹8,600। नेक्स्ट एज वाइफ लोन, इसका क्या करे, आउटसाइडर का लोन है 10,000। इसके बाद कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिखाया जा चुका, मतलब बैलेंस शीट क्लोज्ड। बी को बोला गया भाई तुम सारे एसेट से लाइबिलिटीज को रियलाइज करो, तुमको 10% कमीशन देंगे ऑन द अमाउंट फाइनली पेड टू द अदर पार्टनर्स। अदर पार्टनर्स वर्ड यूज करके ये जो पिछला सम से इसको डिफरेंट कर दिया, ठीक है। तो अब बोल रहा है, लेकिन अब देखो यहां पे स्पेसिफिकली बोल दिया, तो ध्यान रखना, बोल रहा है कि तुमको रियलाइजेशन का खर्चा तुमको बेयर करना है। मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो भी होगा इसका बी का पर्सनल एक्सपेंडिचर है। अगर फर्म पे कर देता है तो बीस कैपिटल टू बैंक एंट्री पास होगा, ठीक है। पहले तो इसका अभी कोई रोल नहीं है, नॉर्मल एंट्री करते हैं। एक टाइपराइटर था कंप्लीटली बुक से राइट ऑफ हो चुका है, मतलब बुक्स में नहीं है, उसको रियलाइज किया जा रहा है कितने पे, 1,400 पे, जिसको बी ले लिया तो क्या कर दे, रियलाइजेशन में बाई बीस कैपिटल, टाइपराइटर टेकन ओवर, कितना पे लेके गया है वो, 1,400 पे।
जिसको तुरंत उसके अकाउंट में पोस्ट कर दे रहे हैं। टू रियलाइजेशन टाइपराइटर टेकन ओवर 1400। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग को दिख रहा है कि भाई ए एग्री कर रहा है कि हम फर्नीचर ले ले रहे हैं इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज वाइफ्स लोन। इसका मतलब फर्नीचर जो है, यहाँ पे ध्यान रखना, कुछ बच्चे लोग बोलेंगे कि इसकी एंट्री इग्नोर कर देते, नहीं कर सकता, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एंट्री इग्नोर कर चाहे एंट्री रिकॉर्ड कर, अमाउंट में, प्रॉफिट या लॉस में, कैपिटल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन तुम एंट्री नहीं करोगे तो मार्क्स में इफेक्ट पड़ जाएगा। यहाँ पे अगर किसी लाइबिलिटी का पेमेंट नॉन कैश एसेट्स में किया जाता है तो उस एंट्री को छोड़ते हैं। यहाँ क्या हम डायरेक्टली ए की वाइफ को फर्नीचर दे रहे हैं? अगर ऐसा करते तो एंट्री इग्नोर हो जाता, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ के ए की वाइफ को पेमेंट नहीं किया जा रहा है। ए बोलता है हम अपनी वाइफ के लोन को ले रहे हैं, किसके बदले में? फर्नीचर के बदले। ठीक है, तो फर्नीचर फुल सेटलमेंट में ले रहे हैं। तो फर्नीचर कितने का था? 15,000 का। ए की वाइफ को लोन का कितना पेमेंट करना है? 10,000। इसका मतलब फर्नीचर को कितने पे लिया गया? 10,000 पे। अरे हम जिसको पेमेंट करना है 10,000, उसको फर्नीचर पकड़ा दिए 15,000 का, और कुछ बात ही नहीं की उससे 5,000 लेने का। इसका मतलब क्या हुआ? फर्नीचर हम कितने में दिए? 10,000 में दिए। तो इसका पोस्टिंग करो। इसका पोस्टिंग क्या होगा? इसका मतलब होगा फर्नीचर टेकन ओवर बाई ए। तो एंट्री क्या हो जाएगा? एस कैपिटल टू रियलाइजेशन 10,000। 10,000 भी तो लिया है, और उसके बाद वो अपनी वाइफ की लोन को भी ले लिया। उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल 10,000। इसका पोस्टिंग करो और उसके बाद का थोड़ा बहुत पोस्टिंग करो, उसके बाद हम आते हैं। अच्छा चलो अब देखो जल्दी से, यहां पे अपने इसकी पोस्टिंग कर देते हैं। तो एंट्री हो जाएगी बाई एस कैपिटल स्टॉक टेकन ओवर 10,000 और फर्नीचर है क्या? टू एस कैपिटल लोन एज्यूम्ड 10,000। देखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, रियलाइजेशन में भी डेबिट क्रेडिट दोनों जगह आ गया, यहाँ पे भी डेबिट क्रेडिट दोनों जगह आ गया, बट नहीं दिखाने से मार्क 1-2 नंबर काट लेगा तुम्हारा। अब आओ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है जो एसेट्स रियलाइज हुआ उसके बारे में बता दिया। बैड डेट बोला है डेटस में 8,000 का है, तो डेटस 26,000 का था, 8,000 माइनस करके रियलाइज कर लेना। तो यहाँ पे अपने एंट्री दिखा देंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन बाय बैंक एसेट्स रियलाइज्ड। एग्जाम में अगर आ जाए तो पूरा नाम लिख के दिखाना टोटल करके। अभी मेरे को अमाउंट बता दो। राशि सो मत तुम, तो 3 घंटा नहीं पढ़ सकता, 3 घंटे में तुम लोग का ऐसा हालत हो गया। तनिष्क को देखो कितना मतलब एनर्जी है, अभी इसमें 3 घंटा और पढ़ सकता है। घर जाना है, घर जाना है। चलो जल्दी से अमाउंट तो बताओ, थोड़ा तो हेल्प करो तुम लोग भी। 7,1 अमाउंट कैलकुलेट करते रहना, कोई एक जन गलत कर दिया तो पूरा गलत हो जाएगा। ये हम बोल रहे हैं सब कोई चेक करते रहना, तो एक जन लिखेगा सब कोई कॉपी करता रहता है, यही करते हैं तुम लोग। पहले का बच्चा लोग ना और अभी के बच्चे लोग में डिफरेंस है। पहले का ना सारा बच्चा आंसर देना चाहता था, और अभी सारा बच्चा कोई एक बच्चा आंसर देते कॉपी करना चाहता है। डेटा वाला अमाउंट नहीं लिया। 8,000 बैड डेट है तो 8,000 माइनस कर देना, 26,000 में से 8,000 माइनस कर दे, जो बचा वो रियलाइज हुआ। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना है? सो इसका क्या करेंगे? चलो उस खुशी को बताने दो, क्या करेंगे इस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो 800 है उसका? तो क्या करें, एंट्री यहां पे कुछ होगा कि नहीं होगा? रियलाइजेशन टू 20 कैपिटल, तुम बता। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो 800 दिया उसका क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। क्या कर रहा है तुम, ये सब उल्टा सीधा आंसर दे रहा है काव्या?
वही आंसर हम तुमको भी बोलेगा, तुम भी क्या कर रहे हो, उल्टा सीधा आंसर दे रहे हो। यहां पे बोला गया कि भाई तुम देखो बी, तुम सारा खर्चा बियर करना, पर्सनली अब तुम्हारा खर्चा है, वो क्या बियर किया कि नहीं किया, ऐसा कुछ बोला है? कुछ नहीं बोला है। तो हम लोग का अकाउंट्स का इंप्लाइड पार्ट क्या होता है, जैसा बोला गया वैसा हुआ है। हम लोग बी को बोले तो तुम बेयर करना, कुछ नहीं बोला मतलब वो बेयर कर रहे हैं, तो बी का ये एक्सपेंसेस बी ही पे किया, तो हमको फर्म के बुक में एंट्री क्यों करना है? बी का पर्सनल एक्सपेंडिचर पेड बाय बी, फर्म के बुक में कोई एंट्री नहीं होगा। हाँ, अगर यहां लिख देता एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 800 कॉमा पेड बाय द फर्म, तो फर्म क्यों पे करेगा? ये तो बी का पर्सनल एक्सपेंडिचर है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाती? बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। क्लियर है ये? यहां पे इसका कोई एंट्री नहीं होगा। नेक्स्ट, इसके बाद क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड, क्रेडिटर्स पेटेंट राइट ले लिया, तो क्रेडिटर्स था कितने का? ये अच्छा एडजस्टमेंट है, पूछा जा सकता है। देखो ये इतना बड़ा समय अगेन रिपीट कर रहा है, तुमसे एग्जाम में किसी हाल में नहीं पूछेगा 6 नंबर के लिए, बट क्या है ना, ये सब एडजस्टमेंट एक एक डाला जा सकता है, ये छोटा सा एडजस्टमेंट 1 मार्क के लिए डाल देगा। तो क्रेडिटर्स मेरे पास बुक में 40,000 का था, उसको हम लोग पेटेंट्स दे दिए, कितने का? तो कितने का दिए से मतलब नहीं, कितने में दिए से मतलब है। बोल रहा है पेटेंट्स जो है 20% डिस्काउंट पे ले लिया, तो पेटेंट्स था कितने का? 30,000 का। 30,000 का 20% डिस्काउंट माइनस कर दो तो बचा कितना? 24,000। तो 24,000 में पेटेंट्स ले लिया वो, तो यानी क्रेडिटर्स अब मेरे पास बचा कितना? 16,000। 16,000 हम इस क्रेडिटर्स को पे करेंगे, कितना पे करेंगे? 50%, यानी पेमेंट टू क्रेडिटर्स कितना हो जाएगा? 8,000। तो इसका एंट्री पास कर दो, एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अब ये छोटा सा एक पार्ट 1 मार्क के लिए दे देगा तुमको, ठीक है ना, राइट है ना? रियलाइजेशन टू बैंक 8,000, इसको पोस्ट कर दो, रियलाइजेशन टू बैंक क्रेडिटर्स 8,000। फिर ये भी हो गया, इसको हम बैंक में पोस्ट नहीं किया है। घंटा कहां से क्लास के लिए? रिकॉर्डिंग में तो खाली 1 आवर 38 मिनट दिखा रहा है। ये लोग कैलकुलेट करके बताए, तुमसे हम पूछा था उस समय। अच्छा चलो, अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं प्रीवियसली तुम्हारा फर्म कुछ परचेज किया था शेयर्स, जो बुक्स में 0 था, मतलब अनरिकॉर्डेड है, जिसको बी ले लिया 4,000 के वैल्यू पे, मतलब एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स टेकन ओवर बाय बी, बाय बीज कैपिटल, शेयर्स टेकन ओवर, 4,000 में लिया है ना, शेयर्स टेकन ओवर 4,000। समझ के करना, कॉपी मत करना सिंपली, और घर जाके वापस समझ लेना अगर प्रॉब्लम लगे तो, और प्रॉब्लम लगे नोट डाउन करके रखना, आके वापस पूछ लेना। सब चीज रिकॉर्ड कर चुके हैं अपने। अब क्या बचा? अब देखो यहां पे ध्यान दो, कोई भी ऐसी लाइबिलिटीज जिसका पेमेंट करना चाहिए किए नहीं है, कर दो। कोई तो लाइबिलिटी, एक क्रेडिटर्स है, एक वाइफ का लोन है, दोनों पेमेंट हो चुका। एसेट्स में कोई ऐसा एसेट्स है जो रियलाइज नहीं हुआ है, जो टेंजेबल हो या इन्वेस्टमेंट है? नहीं है, ऐसा कुछ सब हो चुका है। तो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लो, रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर रहे हो। तुम लोग को जो हम मैराथन क्लासेस बोल रहा था, उसमें तो हम तुम लोग को 5-5 घंटा बैठाएगा, कैसे बैठेगा तुम लोग? उस समय ना कुछ खाने पीने का सामान रखना, बैठ के खाते पीते रहना, पड़ते रहना। है तो बोल रहा, क्या दिक्कत? अलाउ नहीं करेंगे तुमको क्लासरूम में, प्योरली नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन है भाई।
खुद खाते हैं नॉनवेज, अगर हम अपना बोल दिया कि हम प्योरली नॉन वेजिटेरियन है तो ऐसे कर रहा है जैसे लगता है कितना बड़ा क्राइम कर रहे हैं हम। प्रॉफिट या लॉस बताओ कितना है? 12,000 का प्रॉफिट है। $12,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? लेकिन सही कैलकुलेट किया है ना? देखो अब क्या हुआ, सब तो रियलाइजेशन क्लोज हो चुका है, फाइनल पेमेंट किसको करना है जिसके बेसिस पे तुम उसको अमाउंट पे करेगा? बी को। ऑब्वियस बात है, बी का बात हो रहा है, नहीं फाइनल पेमेंट किसका देखेंगे? ए और सी का। तो जब भी ये वाला एडजस्टमेंट हो ना तो आई विल सजेस्ट कैपिटल पे ही तो कैलकुलेट करना है, तो कैपिटल बैलेंस कैलकुलेट कर लेते, ठीक है? तो मतलब जैसे एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट करते समय एडमिशंस में हम बोलता था ना 2 बार बैलेंस निकालो, इस तरह के एडजस्टमेंट में 2 बार बैलेंस निकाल लेना। एक बार जल्दी से बैलेंस देखो किसका कितना आ रहा है। 2 बैलेंस कैरिड डाउन, $52,600 तो बी का है, 66,000 ए का है, 55,000 सी का है। हाँ लग तो रहा है कि अमाउंट सही है, क्योंकि जैसा अमाउंट आया ना उससे लग रहा है। हो गया? नहीं, जो कमीशन का अमाउंट अच्छा अमाउंट निकले। 66,000 है, कमीशन किस बेसिस पे? आफ्टर चार्जिंग बेसिस पे ना। देख इसको 66,000 थोड़ी पे करेंगे, 66,000 में ये कमीशन देगा बी को, फिर जो बचेगा वो पेमेंट करेंगे ना, तो फाइनल पेमेंट तो आफ्टर कमीशन होगा, तो इसका मतलब आफ्टर चार्जिंग बेसिस है कमीशन का। तो यानी कमीशन कैसे निकलेगा? 66,000 इंटू 10/110, मतलब कितना कमीशन देना है? 6,000। इसको वर्किंग में दिखाना पड़ेगा, कर ही देते हैं वर्किंग। कमीशन टू बी फ्रॉम ए, तो ए का अमाउंट तुम लोग कैपिटल अकाउंट में निकाल चुका है, 66,000 है, 10/110 दैट इज 6,000। शिवांश ये कमीशन का कैलकुलेशन एग्जाम में आने वाला है, सोचो पेपर लीक करा। इसके पहले वाला भी आ सकता है, वो तो पूरा सम आ सकता है। तो यहां पे अब एंट्री क्या हो जाएगा? एस कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू बीस कैपिटल। बी को 11,000 का कमीशन मिलेगा, 6,000 ए से, 5,000 सी से। तो पोस्ट कर दो बाई ए 6,000, बाई सी 5,000, टू बी 6,000 एंड 5,000। जो बचेगा वो फाइनल पेमेंट करेंगे, बैंक मैच हो जाएगा। ये तुम लोग अपने आप कर ले, जाओ जल्दी छुट्टी दे दो। बट पार्टनरशिप अब रिवाइज करना चालू कर दो। नेक्स्ट संडे हम इस संडे तो छोड़ दिया तुम लोग का टेस्ट, नेक्स्ट संडे पूरा पार्टनरशिप पे टेस्ट होगा, प्लस शेयर्स भी होगा उसमें।